मृदा स्वास्थ्य पर। याद रखिएगा, मिट्टी का स्वास्थ्य एक कह रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम। एग्रीकल्चर चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक। मुस्कान को भी लग रहा है कि मैं उसको भूल गया। नहीं 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 बच्चा लोग, कौन थी खुशी, क्या कर रही थी? तबीयत ठीक हो जाए, पूरा तुरंत प्यास लग जा रही है। मैं पानी को अपने पास ही रख लेता हूं ना। सतीश क्या कर रहे हैं? या ऑफलाइन? अरे सब पी रहा, मीनाक्षी, श्वेता, सारे लोग अब ध्यान से सुनना। हम चर्चा करेंगे मिट्टी की स्वास्थ्य पर। याद रखना, मिट्टी के स्वास्थ्य और हमारे स्वास्थ्य को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। अगर मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक है तो मिट्टी पर पलने वाले, मिट्टी से पलने वाले सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और सब लोग मिट्टी से ही पलते हैं। मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जानवर हो, दुनिया भर के जीव जंतु हो, सबका पालना माटी ही है। इसलिए अगर, और एक बात याद रखिएगा, ये ऐसा सिस्टम है, एक गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ होंगी। ऐसी बात नहीं है मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा पौधे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पौधे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा खराब रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। समझना बात को। इसलिए कहते हैं मिट्टी से ही जुड़े हैं, मिट्टी से ही पले बढ़ेंगे, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लाख ऊपर उड़ ले, मिट्टी में ही मिलना है। फिलहाल ये तो अंत की बातें हुई, लेकिन यथार्थ की बात यह है कि मिट्टी के स्वास्थ्य और मानव के स्वास्थ्य को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? उसकी जो सबसे पहली और बड़ी वजह तो यही है कि मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उत्पादन बेहतर होगा, उत्पादन बेहतर होगा तो हमारा पेट भरेगा। इकोनॉमी की भाषा में कहें तो खेती एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहेगा। लेकिन ये तो सतही बातें हुई, स्थूल बातें हुई। अंदर की बात यह है कि मिट्टी के स्वस्थ रहने से पैदावार के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ उस अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। आप लोगों ने गौर से देखा होगा, आजकल, आज के 20 साल पहले, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, मैं चीजों को जोड़ लेता हूं। मैं अपने बचपन की बात बताता हूं। हम गांव में रहते थे तो कोई आदमी बीमार पड़ता था और अगर वो गोरखपुर जाता था डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए तो पूरे गांव में हल्ला हो जाता था। शाम को जब वो डॉक्टर के यहाँ दिखा के आता था तो हम सब लोग जाते थे, घर के लोग उसका हालचाल पूछने के जाते थे, तेरे शहर में दिखाने गया है, ज्यादा बीमार हुआ होगा। समझना बात को। आज के हालात ये हैं कि हर घर का मेडिकल खर्च है, हर घर का मेडिकल खर्च है। तकरीबन 99% घर ऐसे हैं, हर घर का 4-5 हजार रुपए का दवाइयों का खर्च है। आप लोग गौर से देखो, हर घर का दवाइयों का खर्च है। क्योंकि मैं समाज में घटने वाली घटनाओं को देखता हूं, उन पर सोचता हूं, उनको अर्थव्यवस्था से मिलाता हूं। हर घर का खर्च है। ये हर घर का दवाइयों का खर्च क्यों है? हम अचानक, ये सब मेरे देखते देखते हुआ है। पिछले 10-15 साल में लोगों के बीमार पड़ने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। शुगर, ब्लड प्रेशर तो कॉमन हो गया है। पहले कभी ऐसे सुनाता था किसी को कैंसर हो गया, बहुत अजीब लगता था, नॉर्मल हो गया है। और हार्ट अटैक तो ऐसा हो गया कि मतलब साथे चलता है लोगों की। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है पता है? एक खुशी मिट्टी खाती थी लो ये इसकी सबसे बड़ी वजह जानते हो क्या है? जो हमारे अनाज उग रहे हैं ना, इन अनाजों में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। गेहूं की रोटी खाने से जितने पोषक तत्व मिलते थे आज उससे 60% कम मिलते हैं। थोड़ा मोड़ा नहीं, 60% कम मिलते हैं। हमारी दालों से, हमारे गेहूं से, हमारे चावल से जो पोषक तत्व मिलते हैं उससे 60% अनाज कम मिलते हैं। ठीक, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जितने भी हैं, धरती में गाजर उगता है, हम खाते हैं, अब गाजर में हानिकारक तत्व हो रहे हैं, मूली में हानिकारक तत्व हो रहे हैं, क्योंकि सब मिट्टी विषाक्त हो गई है, मिट्टी हमारी जहरीली हो गई है। 60% कम हो गया, 60% हमारी मिट्टी जहरीली हो गई है। आपको शायद आश्चर्य होगा कि जो मार्केट, पहले लोग क्या कहते थे, खूब हरी सब्जी खाओ। देखो हमारी ऋतु बिटिया भी बीमार है, जल्दी से ठीक हो जाए बिटिया। सब लोग कहते थे पहले खूब हरी सब्जी खाओ। आज हरी सब्जियों की हालत यह है कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह ये हरी सब्जियां बनती जा रही हैं। दिल्ली में यमुना किनारे, नदियों के किनारे खेती ज्यादा होती है। एनजीटी की रिपोर्ट है कि यमुना किनारे की सब्जियां कोई खाएगा तो कैंसरस है। खाए तो क्या खाए? आखिर जो हरी सब्जियां पोषक तत्वों की स्रोत हुआ करती थी, जो सलाद पोषक तत्वों के स्रोत हुआ करते थे, जिन अनाजों के दम पर आदमी पहले क्या खाता था? अरे सिर्फ घर का अनाज ही तो खाता था, कोई विटामिन प्रोटीन की टैबलेट नहीं लेता था। लेकिन देखो हालात ये हो गए हैं कि मिट्टी को हमने जहर बना दिया, मिट्टी को हमने जहर बना दिया। और जब मिट्टी को जहर बना दिया तो हमारी अपनी जिंदगी भी जहर बनती जा रही। समझ में आ रही बात? ठीक। इसलिए सरकार ने एक पहल की है, मृदा के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए, मृदा के स्वास्थ्य को ठीक किया जाए। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छी उपज के लिए भी जरूरी है और साथ साथ मानव के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ठीक, सरकार ने एक स्कीम चलाई। ठीक, स्कीम का नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। सरकार ने कहा कि हम मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे। क्या करेंगे? तो मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे। देश के हर खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे और उसका एक कार्ड बनाएंगे और उसका नाम रखा सॉइल हेल्थ कार्ड। 2015 से ये सॉइल हेल्थ कार्ड की पहल शुरू की गई और नारा दिया गया, स्वस्थ धरा खेत हरा। इस नारे के साथ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना शुरू किया गया 2015 से। ठीक, और नारा दिया गया, स्वस्थ धरा खेत हरा। और इस स्वस्थ धरा खेत हरा किनारे में यह बात कही गई कि हम हर मिट्टी का, हर खेत का स्वास्थ्य, मिट्टी का स्वास्थ्य चेक करेंगे और जब चेक करेंगे तो किसान को 12 पोषक तत्वों की जानकारी देंगे। किन 12 पोषक तत्वों के हालात क्या है,
ये जो 12 पोषक तत्वों की जानकारी दी जाएगी, यानी मिट्टी के 12 इंफॉर्मेशन की, मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़े 12 चीजों की जानकारी दी जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है, मिट्टी की विद्युत चालकता कितनी है, मिट्टी में कार्बनिक कार्बन कितने हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा कितनी है, मिट्टी में सल्फर, जिंक, बोरान की मात्रा कितनी है, मिट्टी में आयरन, मैग्नीज और कॉपर की मात्रा कितनी है। इन सब की मात्रा उस सॉइल हेल्थ कार्ड में दिखाई जाएगी। इन सबकी मात्रा को बताने के बाद उस सॉइल हेल्थ कार्ड में ठीक ये भी बताया जाएगा, एक तरफ बता दिया जाएगा इन 12 पोषक तत्वों की जानकारी, यह भी बता दिया जाएगा कितना कम है कितना अधिक है। फिर पोषक तत्वों के आधार पर किसान को बताया जाएगा कि किस खेत में कौन सी फसल लगाए, ठीक इसकी जानकारी किसान को दी जाएगी। साथ साथ यह भी बताया जाएगा कि किस खेत में किस फर्टिलाइजर का उपयोग करे, कौन कम है और कौन नहीं है, इन सबको बताया जाएगा। प्रत्येक 3 वर्ष पर यह कार्ड प्रदान किया जाता है, प्रत्येक 3 वर्ष पर यह कार्ड प्रदान किया जाता है। एक बार प्रदान किया जाता है, 3 साल तक नॉर्मल रहता है, फिर 3 साल बाद पुनः चेक होता है और यह कार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक, साथ ही साथ यह भी बात की गई है कि इस कार्ड को बनेगा कैसे। तो सरकार ने कहा है कि हर ब्लॉक पर सरकारी सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने वाली प्रयोगशालाएं तो हम स्थापित कर सकेंगे, लेकिन सरकार ने कहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर का आदमी भी सॉइल हेल्थ की प्रयोगशाला बनाना चाहे तो हम उसकी मदद करेंगे। सरकार ने कहा है कि कोई भी किसान जिसकी उम्र 40 वर्ष तक हो, यानी कोई 40 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति पेशे से किसान हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाने वाला हो, कोई स्वयं सहायता समूह हो, कोई किसान सहकारी समितियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, ठीक, जो कृषक सहकारी समितियां हैं, कोई कृषक सहकारी समिति है, कोई किसान समूह है, कोई किसान कृषि उत्पादक संगठन है, इनमें से कोई भी, अर्थात कोई कृषि उत्पादक संगठन हो, कोई किसान समूह हो, कोई किसान सहकारी समितियां हो, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कोई 40 वर्ष तक के किसान हो, इनमें से कोई भी प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। किसकी स्थापना कर सकते हैं? प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। कैसी प्रयोगशालाओं की? तो मिट्टी के स्वास्थ्य को चेक करने की प्रयोगशालाओं की। सरकार कह रही है कि इनमें से कोई भी जब इन प्रयोगशालाओं की स्थापना करेंगे तो उन प्रयोगशालाओं की लागत का 75% सरकार वहन करेगी। क्या वहन करेगी? 75% सरकार वहन करेगी। यानी अगर 1 लाख रुपया खर्च हो रहा है तो 75,00,000 रुपये सरकार खुद ही देगी। इनको अपने पास से 25,000 रुपये ही लगाना होगा और जो सरकार देगी वो सरकार वापस नहीं लेगी। साथ साथ इन सब के अलावा सरकार मोबाइल लैब की भी स्थापना कर रही है। जो पिकअप वाहन आता है ना, उसी पर लैब बना दे रही है। लैब गांव गांव जा रहे हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को चेक कर रहे हैं और लोगों को बता दे रहे हैं। ये सॉइल हेल्थ के लिए काम किया जा रहा है, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए काम किया जा रहा है। इसके अलावा यह तो सॉइल हेल्थ की हो गया, यानी मिट्टी के टेस्ट को जांच करने की प्रक्रिया हो गई। अब याद रखो, यानी अगर सॉइल हेल्थ पर सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को जांचा जा रहा है। आपसे हम कहें कि हम आपके स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य की जांच करनी होगी। ठीक, क्या करनी होगी? मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करनी होगी। तो मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्वस्थ धरा और खेत धरा किनारे के साथ शुरू किया गया है। 12 पोषक तत्वों की जानकारी दी जाएगी किसान को। ये भी जानकारी दी जाएगी कि किस खेत में कौन सी फसल लगाना है। हर 3 वर्ष पर यह जानकारी रिन्यूअल किया जाएगी। 40 वर्ष तक के किसान, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने वाले, कृषि उत्पादक समितियां, किसान समूह प्रयोगशालाओं की स्थापना कर सकते हैं। 75% सब्सिडी है, अर्थात लागत खर्च का 75%, थोड़ा लागत खर्च का 75% यही देंगे। इसके अलावा सरकार सॉइल टेस्टिंग के लिए मोबाइल लैब की भी स्थापना करेगी। ये सब काम तो चलता रहेगा। ठीक, इसके साथ साथ सरकार कुछ और काम कर रही है। ठीक, हाँ, बढ़िया वाला, ताकि ठीक मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक हो। जैसे सरकार ने नीम कोटेड यूरिया पर 100% नीम कोटेड यूरिया को दे दिया है। आप कहोगे नीम कोटेड यूरिया क्या होता है? ठीक, रोहित पूछ रहा है विद्युत चालकता क्या है, बस याद कर ले, समझने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पत्तियों से रस निकाल लिया जाता है, यूरिया में नीम का रस मिला दिया जाता है तो वो यूरिया खेत में डालने पर धीरे धीरे घुलती है। इससे पौधा पूरी की पूरी यूरिया को एब्जॉर्ब कर लेता है। मिट्टी में वो एक्स्ट्रा यूरिया नहीं मिलती है, जिससे अब जब मिट्टी में एक्स्ट्रा यूरिया नहीं बचती है तो पानी में घुल करके वो ग्राउंड वाटर को पोल्यूटेड भी नहीं करती है, सारा यूरिया पौधा इस्तेमाल कर लेता है। इसके अलावा जब यूरिया में मिट्टी मिली रहती है तो जब यूरिया में नीम मिली रहती है तो नीम उस मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है, यानी मिट्टी में हानिकारक बैक्टीरिया इत्यादि जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ठीक, इसलिए नीम कोटेड यूरिया जो सरकार ने 2015 के बाद 100% कर दिया है, यानी भारत में जो भी यूरिया आएगी नीम कोटेड रहेगी। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। नीम कोटेड यूरिया के अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी व्यापक तौर पर प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। जैविक खादों का भी प्रयोग बढ़ाया जा रहा है। वर्मी कंपोस्ट का भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जो केचुए से बड़ी खाद होती है, इसको भी बढ़ावा दिया जाता है। ये सब बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमने जी भर के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया और मिट्टी हमारी बंजर होती जा रही है, मिट्टी हमारी जहरीली होती जा रही है। पहले की सरकारें सिर्फ यूरिया पर सब्सिडी दी जाती थी। अब सरकार, इससे होता क्या था, यूरिया सस्ती होती थी, अन्य खाद महंगी होती थी, लोग यूरिया अधिक खरीदते थे। अब सरकारों ने ठीक सभी पोषक तत्वों पर सब्सिडी देना शुरू कर दिया है, यानी जितने भी प्रकार की फर्टिलाइजर है सब पर सब्सिडी देना शुरू किया जा रहा है। इसलिए किसान सभी उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि हमारे खेतों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की बड़ी कमी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बड़ी कमी है। भारत के खेतों में सबसे अधिक जिस पोषक तत्व की कमी है उसे सल्फर कहते हैं। पूरे इंडिया के खेतों में सल्फर की बड़ी कमी है। इसलिए देश में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि खेतों में यदि हम दलहन और तिलहन की खेती करते हैं इससे फायदा यह होता है कि हमारे खेतों में सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात? अमीन खान पहली बार लाइव आए हैं, स्वागत किया जाए। आ जाओ अमीन, अमीन 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 कहते हैं ना, आ जाओ। ठीक, तो शायद इसे ठीक करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो ठीक मिट्टी का स्वास्थ्य अर्थात मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा ठीक करने का प्रयास। तो पहले पार्ट में क्या लिखना है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को चेक करने के लिए क्या किया जा रहा है, यानी स्वस्थ धरा, खेत धरा, सॉइल हेल्थ कार्ड। उसके बाद अन्य प्रयास क्या किए जा रहे हैं। ठीक ठीक, समझ में आ गई बात?
किसी का कोई सवाल है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा, एकदम गुस्सा दे रहा है। विनीत कह रहा 25 दिनों बाद आया, कहां चले गए थे विनीत बाबू? भी कहते हैं प्राकृतिक खेती। देखो ये आंटी लोग हैं, हमारी माताएं हैं, इन्होंने प्राकृतिक खेती पर इनको अवार्ड भी मिला है, इसलिए हमने इन माताओं का चेहरा लाया है। ठीक, समझ में आ गई बात? ये आंध्र प्रदेश की कुछ माताएं हैं जिन्होंने प्राकृतिक खेती की है, इन माताओं को पुरस्कार भी मिला है। इन सभी माताओं को आप लोग प्रणाम कीजिए, इन माताओं ने प्राकृतिक खेती पर बड़ा काम किया है, इन्हें पुरस्कार भी मिला है, उनकी तस्वीर भी मैं लेकर के आया हूं। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों से, बड़ा काम करने के लिए, उस दिन मैंने क्या कहा, पढ़िए, समझिए, दुनिया को देखिए। बड़ा काम करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास बड़ा पद ही हो, बड़ा अवसर हो, बड़ा पैसा हो। ठीक, बड़ा काम करने के लिए सिर्फ आपकी नीयत बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए। ये पढ़ी लिखी माताएं नहीं हैं, इनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये सब गरीब लोग हैं, झुग्गी झोपड़ियों में आत्मकता को लेकर रहना है। माना हमारे पास संसाधन नहीं है तो न होने का रोना नहीं रोना है, जितना है, ठीक, जितना है उसी में प्रयास करना है, छोटे छोटे प्रयास करना है, बड़े काम अपने आप हो जाते हैं। ठीक, लोगों को जब आज के दौर में लोगों को जब महिलाओं की उपलब्धि की बात करते हैं तो सोशल मीडिया आप जाएंगे तो कोई कहेंगे कि बहुत बढ़िया कलाकार है, तो बहुत बढ़िया डांसर है, ये बहुत बढ़िया सिनेमा करती हैं, बहुत बढ़िया आर्ट करती हैं। लेकिन जब मुझे महिलाओं को ढूंढना होता है तो मैं इन्हें नहीं ढूंढता हूं, क्योंकि मुझे मेकअप करने से ज्यादा सुंदर संघर्ष करती हुई स्त्रियां लगती हैं। मेरी नजर में ये असली नायक है। आंध्र प्रदेश की इन माताओं ने उम्मीद की लहर दिखाई है। समझ में आ गई बात? तो आइए देखते हैं क्या है नेचुरल फार्मिंग। कल कोई पूछ रहा था हमसे कि सर जीरो फार्मिंग किसे कहती है? इसी नेचुरल फार्मिंग को, ठीक, इसी नेचुरल फार्मिंग को ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। इसी नेचुरल फार्मिंग को ही इसी प्राकृतिक खेती को ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। इसी प्राकृतिक खेती को शून्य बजट प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? उमिला प्रजापति का क्वेश्चन है, पूछ लो भैया। ठीक, आ जाओ, इसको समझा ले उमिला तो पूछना, सारे लोग ध्यान से पढ़ो, सब लोग आ गए। ठीक, एक पूछ रहा है कौन कि ये टॉपिक कब तक चलेगा? आज तक चलेगा। ठीक, तो नेचुरल फार्मिंग, इसी नेचुरल फार्मिंग को हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। या दक्षिण भारत में इस पर काम हो रहा है, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसने काफी काम किया है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काफी काम हुआ है। एक व्यक्ति है सुभाष पालेकर, इस सुभाष पालेकर ने काफी काम किया है, और जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, जो शून्य बजट प्राकृतिक खेती है, वह इसी सुभाष पालेकर की प्रेरणा से आगे बढ़ रही है। सुभाष पालेकर ने ही ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा किया, उनका संघ बनाया, और छोटे लेवल की महिलाओं को इकट्ठा किया, स्थानीय स्तर की महिलाओं को इकट्ठा किया, और कहा कि असली शक्ति इन्हीं में छुपी है, इन्हीं के माध्यम से, ठीक, हम जीरो बजट खेती को आगे बढ़ाते हैं। इस जीरो बजट खेती में, ठीक, ये तो इन्फॉर्मेशन रह गई। अब आप सोचते होंगे कि ये जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है आखिर यह है क्या, या जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या, ये प्राकृतिक खेती आखिर है क्या? तो इसका जवाब हम देते हैं। तो प्राकृतिक खेती से तात्पर्य ऐसी खेती से है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर और रसायनों के उपयोग के बिना की जाती हो। प्राकृतिक खेती का तात्पर्य ऐसी खेती से है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के की जाती हो और बिना केमिकल के की जाती है। हम केमिकल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जो सीजन जिस चीज का उत्पादन करना है उस सीजन में उस चीज का उत्पादन करेंगे, केमिकल का प्रयोग करने लगेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात? अरे टमाटर के सीजन में जब टमाटर की खेती करोगे तो वैसे उसमें फर्टिलाइजर कम लगेगा। अब 12 महीना टमाटर की खेती करोगे, 12 महीना टमाटर की खेती करोगे तो उसमें फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा। यानी प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके, अर्थात याद रखना कौन सा क्षेत्र कहां किस वस्तु का उत्पादन करने वाला है वहां उसकी खेती की जाती है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश मोटे अनाजों का क्षेत्र है, हरियाणा में अगर उपजाना हो तो मोटे अनाज उपजाइए, लेकिन अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आप चावल उगाओगे तो वहां ज्यादा केमिकल और ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। इसमें देखा जाता है कि प्राकृतिक रूप से कौन क्षेत्र किस चीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, वहां उसी का उत्पादन किया जाता है। साथ साथ खेतों में फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिक्किम ने तो कमाल ही किया है, बिना फर्टिलाइजर के ही कर रहा है, तो साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता है। यानी मिट्टी के हिसाब से खेती की जाती है, सीजन के हिसाब से खेती जाती है, ठीक, और केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो है प्राकृतिक खेती। अब इसे जीरो बजट क्यों कहते हैं? दरअसल इसे जीरो बजट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप केमिकल का प्रयोग नहीं करोगे, जब स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके खेती करोगे तो बाहर से इनपुट कम खरीदोगे। खेती में जो खरीद करके डाला जाता है उसे एग्रीकल्चर इनपुट कहते हैं। खेती में जो खरीद करके डाला जाता है उसे एग्रीकल्चर इनपुट कहते हैं। जब प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के खेती की जाती है, जब रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो एग्रीकल्चर इनपुट की खरीद पर कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। न बीज, इसमें क्या होता है, खाद नहीं खरीदना है, बीज नहीं खरीदना है, घर के बीजों का इस्तेमाल करना है, जैविक खाद का प्रयोग करना है, मिट्टी की गुड़ाई बहुत कम करनी है, मिट्टी में भुरभुरापन बना रहता है, जुताई कम करनी है। समझ में आ गई बात में? स्थानीय स्तर पर जो वस्तु उग सकती है उसी की खेती करनी है। तो मान लो कोई बहुत वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहां वो उगाना है जिसमें पानी अधिक लगता है, जो कम वर्षा वाला क्षेत्र वहां वो उगाना है जिसमें पानी कम लगता है। इससे क्या होता है, इस खेती की लागत बहुत कम होती है, 9 के बराबर होती है, बाजार से खरीदारी कम करनी पड़ती है, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक। 2019 के 19-20 के बजट में, जब 2019-20 का बजट आया था तो 2019-20 के बजट में इसके प्रचार प्रसार पर काफी जोर दिया गया था। 2019-20 के बजट में इसके प्रचार प्रसार पर काफी जोर दिया गया था। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये रही जीरो बजट प्राकृतिक खेती की बात, यानी 2019-20 के बजट में इसके प्रचार प्रसार पर काफी जोर दिया गया था। अब कहोगे इसके फायदे क्या है? फायदा पहला यह है कि हमारा देश एक कृषि संकट में फंस गया है। ठीक,
कृषि संकट में फंस गया है। आप कहोगे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं चला कि हमारा देश कृषि संकट में फंस गया है। जी हाँ, हमारा देश कृषि संकट में फंस गया है। आप कहोगे कृषि संकट में कैसे फंस गया है? हमारे सामने तो खेत लहलहा रहे हैं, खेतों में उत्पादन हो रहा है, गोदामों में अनाज ठीक कर रहे हैं। ठीक, दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि भारत में कृषि संकट से मतलब यह है कि जो हमारा छोटा छोटा किसान है उसके लिए खेती अलाभकारी होती जा रही है। उसके लिए खेती अलाभकारी इसलिए होती जा रही है क्योंकि किसानों के लिए जो इनपुट की खरीदारी की जाती है, किसान खेती करने के लिए जो प्राइवेटाइज्ड सीड्स खरीद रहे हैं, यानी प्राइवेट कंपनियों से जो बीज खरीद रहे हैं, जो फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, जो कीटनाशक खरीद रहे हैं, ये मार्केट में बहुत तेज महंगे होते जा रहे हैं। और जितना महंगा इनका निवेश अगर श्रम मिला दिया जाए तो छोटे किसानों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। इसी को कहा जा रहा है भारत का कृषि संकट। ऐसी परिस्थितियों में जब देश कृषि संकट से जूझ रहा है, यह जो शून्य बजट खेती है एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान बन के आई है। साथ ही साथ अगर कुछ लाभ कम होते हैं तो इससे स्वास्थ्य को इतना लाभ मिलता है। भारत के कई राज्यों को कैंसरस स्टेट कहा जाने लगा है। हमारे पूरे के पूरे देश को कंट्री ऑफ डायबिटीज कहा जाता है। सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट यही है। हमारे पूरे के पूरे देश को कंट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ईश्वर करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि तो बहुत ज्यादा नहीं, 2-4-5 सालों में ही हमारे देश में पूरी दुनिया में सर्वाधिक कैंसर पेशेंट होंगे। ऐसे में एक ऐसा देश जिसको देख करके जब देवता भी स्वर्ग से देखते थे तो कहते थे हम भारत भूमि पर जन्म लेंगे। लिखा गया है सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सच में भारत इतना खूबसूरत है। ये सच है, हम लोगों ने उसे खूबसूरत रहने नहीं दिया। गौर से देखो तो प्रकृति की जितनी भी विशेषताएं हैं सब यहाँ है, सब यहाँ है, सब यहाँ है। दुनिया में किसी को मरुस्थल का मजा लेना हो तो हमारे पास रेगिस्तान है, चले जाइए राजस्थान है, चले जाइए मरुस्थल का मजा ले लीजिए। किसी को पहाड़ का मजा लेना हो चले जाइए एकदम हिमालय, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूरा पहाड़ का आनंद लीजिए, लद्दाख उद्दाख जाइए, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, बारिश के सीजन का रोज वर्षा होती है। मैदान का मजा लेना हो, गंगा यमुना का ये मैदान है। समुद्र तट का मजा लेना हो, सबसे अधिक समुद्र तट है। द्वीपों का मजा लेना हो, खूब द्वीप है। जितने भी प्रकार की भौगोलिक विविधता होती है सब हमारे यहाँ है। जितने प्रकार के मौसम होते हैं सब हमारे यहाँ है। यूरोप में जिस दिन सूर्य बढ़िया निकलता है उस दिन स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है कि सब लोग जाके सनबाथ लीजिए। हमारे यहाँ देखिए जाड़ा, गर्मी, बरसात सब है, पतझड़, सावन, बसंत, बहार सब है। समझना बात को। लेकिन उसी देश को जब कंट्री ऑफ डायबिटीज बोला जाता है, उसी देश को जब कंट्री ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है, उसी देश को जब कंट्री ऑफ कैंसर बोला जाएगा, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि कोई ताने मार रहा है, कोई उलाहने दे रहा है। हमने अपनी मिट्टी को जहरीला बनाया, हमने अपनी पानी को जहरीला बनाया, हमने अपनी हवा को जहरीला बनाया। दुनिया में सर्वाधिक नदियों के इस देश में आज नदियों का पानी पीने लायक नहीं रह गया। हमारी सबसे पवित्र नदी गंगा मैया का भी पानी कानपुर में आते आते झाल बन गया। अंतिमा आर्यन बात समझ रहे हो बेटा लोग? ऐसे में समाधान के जो रास्ते निकल करके आते हैं उनमें एक रास्ता ये प्राकृतिक खेती है, इनमें एक रास्ता ये प्राकृतिक खेती है। तो भाई समझ गए ना? तो आइए बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक खेती, इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। दक्षिण भारत में ज्यादा लोकप्रिय है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में तीव्रता मिल रही है। सुभाष पालेकर की पीड़ा है, छोटी छोटी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है इन्होंने और प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं। ठीक, प्राकृतिक खेती की अगर परिभाषा देखी जाए, अब देखिए जब भी प्राकृतिक खेती पर मेंस में क्वेश्चन आएगा ऐसे ही लिखना है। जब भी कोई प्राकृतिक खेती पर आए लिखना इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में लोकप्रिय है, सुभाष पालेकर की प्रेरणा है। उसके बाद बताना है क्या है प्राकृतिक खेती, क्या है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खेती की परिभाषा बताना है, फिर करंट अपडेट देना है। इसका सबसे लास्ट करंट यही है कि 2019-20 के बजट में इसके विकास के लिए अलग से बजट किया गया, किसका प्रचार प्रसार लोगों में किया जाए। फायदे क्या है? तो कृषि संकट से जूझ रहे इस देश में जो हमारी छोटे लेवल की खेती अलाभकारी होती जा रही है, अगर किसान जीरो बजट फार्मिंग करता है, इसके उत्पाद बाजारों में महंगे बिकते हैं तो उसको कम ही उपजाएगा लेकिन अच्छा पैसा इससे मिल जाएगा। साथ साथ शून्य बजट खेती किसानों को लाभ तो दे ही रही है, आर्थिक लाभ तो दे रही, स्वास्थ्य का जो इसका लाभ है वो इसके आर्थिक लाभों के कई गुना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो इसी तरह लिख देना है। और ये बात है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की। अब अगली बात करते हैं भैया। अगली बात कौन है? ठीक, अब एक आया है यथार्थवादी खेती, रियलिस्टिक एग्रीकल्चर। अभी एकदम नया नया आया है। ठीक, अभी एकदम नया नया आया है रियलिस्टिक एग्रीकल्चर। एक नाम प्रचलित हुआ है खेती किसानी की दुनिया में जिसे कहा जा रहा है रियलिस्टिक फार्मिंग। ठीक, जिसे क्या कहा जा रहा है? रियलिस्टिक फार्मिंग कहा जा रहा है। ठीक, यथार्थवादी खेती कहा जा रहा है। तो थोड़ा देखते हैं भाई रियलिस्टिक फार्मिंग, यथार्थवादी खेती क्या है। ठीक, एकदम पूरा समझ में आ रहा है भाई? ठीक, बताया जाए। नाजमीन बता बेटिया, रियलिस्टिक फार्मिंग। अच्छा है, फार्मिंग का हैप्पी बर्थडे रियलिस्टिक फार्मिंग। हाँ, अब इसका हैप्पी बर्थडे है। ठीक, कौन अपना ब्लैक क्लॉथ क्लियर कर लिया भाई? अच्छा, चुनमुन कह रहा है हमें भी पीडब्ल्यू की शर्ट चाहिए। आजा मेरे पास है, ले लेना। एकदम नई नई शर्ट कई हो है। ठीक, खुशी बताओ, इस चुनमुनवा का अलग ही दिमाग चलता है, इसको मैं लाता हूं इस रास्ते पर। आप लोगों ने आप लोग बैल के दौर के लोग को नहीं, आप लोग तो ट्रैक्टर के लोग के दौर। पहले मरकहा बैल रहते थे। मरकहा बैल समझता है, सीधा साधा खड़ा रहेगा, जो उसके पास जाओगे उठा पटक देगा। ये चुनमुनवा मरकहा बैल है।
इसको ले जाओ इधर, ठीक, तो ले जाओ उधर, समझ रहे हो? अच्छा, किसका बैकलॉग कंप्लीट हुआ है? शिवम क्या कह रहा है? ठीक, अच्छा देखा है? हाँ, ये चुनमुनवा मरकहा बैल है। मरकहा बैल समझते हो ना? वो ऐसा एकदम शांत रहेगा। खेत में ले जाओगे, खेत जोतने के लिए, खेत कम जोतेगा, तुमको उठा पटक जा दे देगा। वही हाल है चुनमुन का। आजा, देखो। अच्छा, प्रांसी का कंप्लीट हो गया। वाह भाई प्रांसी, बधाई हो। ठीक, अच्छा किस एक का हुआ है? साक्षी का हुआ है, क्या हो गया है? चलो देखता हूं, जिसका हुआ है उसको सब बधाई दे दो। बैकलॉग जिसका कंप्लीट हो गया उसका बहुत काम हो गया। यही छोटी छोटी। मोहित क्या कह रहा है? भवाना कह चौहान करे, सर इकॉनमी बहुत इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में वही मेरा वीक पॉइंट था। अरे हमारे रहते इकॉनमी, अब तो लोग का इकॉनमी सबसे स्ट्रांग है। ठीक, कोई इकॉन कह रहा है चुनमुन को बैल, सब कह रहा है। कोई चुनमुन को बैल नहीं कहेगा, पीटेगा मुझसे। बताओ, मैंने एग्जांपल दिया, सब चुनमुन बैल कर रहे हैं। आजा, क्या है रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन? देखो, खेती में आधुनिक दुनिया की जितनी तकनीकी है, जब सभी तकनीकी का इस्तेमाल कर देते हैं तो उस खेती को रियलिस्टिक खेती कहती है। ठीक? उस खेती को रियलिस्टिक खेती कहते हैं। समझ में आ गई बात? उस खेती को रियलिस्टिक खेती कहते हैं। ठीक, समझना बात को? ठीक, समझना क्या कहते हैं? रियलिस्टिक खेती कहते हैं। यानी अगर आपसे एक लाइन में कहा जाए कि रियलिस्टिक खेती क्या होती है भैया, तो आप कहोगे कि खेती में आधुनिक प्रकार की सभी तकनीकी का इस्तेमाल कर देना ही रियलिस्टिक खेती कहलाता है, यथार्थवादी खेती कहलाता है। तो आज की सभी आधुनिक तकनीकी क्या है? अगर मान लीजिए, अगर खेती में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हो, खेती में रोबोट का प्रयोग कर रहे हो, खेती में सेंसर्स का प्रयोग कर रहे हो, खेती में ड्रोन का प्रयोग कर रहे हो, खेती में ऑटोनोमस व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हो, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनों का प्रयोग कर रहे हो, यह खेती क्या कहलाती है? रियलिस्टिक खेती कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आज की दुनिया की सभी टेक्नोलॉजियों का, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का, रोबोट्स का, सेंसर्स का, ड्रोन का, ऑटोनोमस व्हीकल्स का, इन सभी का खेती में उपयोग ही यथार्थवादी कृषि कहलाता है। इन सभी का खेती में प्रयोग ही यथार्थवादी खेती कहलाता है। ठीक, समझना, समझना। ठीक, समझना, समझ रहे हो ना सब? अब देखो, अमेरिका, भारत में भी ऐसी खेती शुरू हो रही है। जो भारत में किसी भी लाए गए थे ना, वैसी यथार्थवादी खेती को बढ़ाने के लिए लाए गए थे। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप इत्यादि देशों में यह यथार्थवादी खेती ही चल रही है। चाइना यथार्थवादी खेती चल रहा है। समझना बात? जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जनसंख्या बहुत कम है, वहां के किसानों के पास किलोमीटर में खेत होते हैं। बिना पूछ रहे एग्जाम में इंग्लिश में लिख सकते हैं, हाँ ना लिख सकते हैं? कुलसम खातून, सुनना। अच्छा श्वेता, आप लोगों को हिस्ट्री में बड़ी दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, आप घबराओ मत, घबराओ मत, ठीक ना? घबराओ मत, घबराओ मत। अच्छा, जय विजय, हमारा जय विजय। अच्छा, इसको राक्षस घोषित किए थे ना, आज से देवता हुए। जय विजय कह रहा है कि इसमें इसका ज्ञान आवश्यकताओं को नहीं पूरा किया जा सकता की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। और जब खेती में सभी प्रकार की तकनीकी का प्रयोग किया जाए तो उस खेती को कहते हैं यथार्थवादी खेती। उस खेती को कहते हैं यथार्थवादी खेती। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है। अच्छा, ये सब पूछ रहे हो सेंसर क्या होता है? ठीक, अरे सब तकनीकियां हैं। ठीक, तकनीकियां हैं। जीपीएस नेविगेशन तकनीकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटिक व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी इसमें शामिल होती है। ठीक, अगर देखा जाए पूरी दुनिया में कृषि क्रांतियों की बात की जाए तो पहली क्रांति आई थी दुनिया में जिसे पहली हरित क्रांति कहा गया था। वो पूरी दुनिया में 50-60 के दौर में आई थी, भारत में 67-68 में आई थी, उसे हरित क्रांति कहा गया था। दूसरी क्रांति हरित क्रांति 90 के दौर में आई थी। दूसरे किस्म की हरित क्रांति 90 के दौर में आई थी। ठीक, आज हम जो खड़े हैं आज की दुनिया में, यह तीसरी हरित क्रांति चल रही है। कृषि की दुनिया में यह तीसरी क्रांति है। तीसरी क्रांतियों की लहर का हिस्सा है रियलिस्टिक फार्मिंग। अर्थात हम कह रहे हैं कि खेती किसानी के दौर में हम तीसरी क्रांतियों के युग में खड़े हैं। और तीसरी, ठीक, जो हम आधुनिक में जो हम तीसरी क्रांतियों के दौर में जी रहे हैं। ठीक, शिक्षा क्या कह रही है? कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? इकोनॉमी की क्लास में तो लोग हिस्ट्री का कहां चर्चा करता है? बेटा क्या बात है बेटा, बताओ सारा बिटिया लोग। पढ़ता ही इकोनॉमी की क्लास में। या इकोनॉमी का समाधान है, हिस्ट्री का समाधान नहीं मेरे पास है, इकोनॉमी का समाधान है। ठीक, समझ गया? तो हमारी क्लास में हमारी क्लास वाली बातें करो। ठीक है? और अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो हमारी टीम देखती रहती है। ठीक, वो आपकी हर दिक्कत देख रही है। आप आश्वस्त रहिए, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ठीक, तो आजा, मार खाएगा तुम। तो क्या है यथार्थवादी खेती? ठीक, रियलिस्टिक फार्मिंग, यथार्थवादी खेती क्या है? तो हम कह सकते हैं एक लाइन में, खेती में सभी आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग ही यथार्थवादी खेती कहलाता है।
अगर कुछ और खोल के हम कहें तो हम कह सकते हैं कि खेती में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, रोबोट्स, सेंसर, ड्रोन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इन सभी का खेती में उपयोग यथार्थवादी खेती कहलाता है, यथार्थवादी कृषि कहलाता है। यह यथार्थवादी कृषि क्रांतियों की तीसरी लहर का हिस्सा है। पूरी दुनिया में जो कृषि की तीसरी क्रांति की लहर आई हुई है उसी का हिस्सा है यथार्थवादी कृषि। और इस यथार्थवादी खेती के तहत आनुवांशिक इंजीनियरिंग को भी शामिल किया गया है ताकि जीन चेंज करके नई नई फसलों का व्यवहार करें। समझना बच्चा लोग, ठीक। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? राइल ध्यान से सुन बेटा, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है इस यथार्थवादी खेती का कि जो एग्री इनपुट है इसका अधिकतम उपयोग करते हुए कृषि से मिलने वाले रिटर्न या प्रॉफिट को बढ़ाना। एक चीज मैं समझा दे रहा हूं, देखो यह है हमारा खेत, समझ लो बेटा, यह है हमारा खेत, ठीक। खेत बना दे, जड़े है, ठीक। ये हमारा खेत, समझना। खेती करने के लिए जिस जिस चीज का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिस जिस चीज का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे किस किस चीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग, किस खेत की जुताई करते हैं, ठीक, इसमें भी पैसा लगता है। हम लोग खेत में बीज का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम लोग खेत में खाद का प्रयोग करते हैं, हम लोग खेत में दवाइयों का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम लोग खेत में श्रम डालते हैं, अरे मेहनत डालते हो, क्या है, श्रम डालते हैं। ये सारा खेत का इन्वेस्टमेंट है। इन सभी को ही एग्रीकल्चर इनपुट कहा जाता है, इन सभी को ही एग्री इनपुट कहा जाता है, ये सभी को ही एग्री इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन सभी को एग्री इनपुट कहा जाता है। इन सभी को क्या कहते हैं? एग्री इनपुट कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? एग्री इनपुट कहते हैं। तनिक समझ में आ रहा है? आधे समझ में आ रहा है? इन सभी को क्या कहते हैं? एग्री इनपुट कहते हैं। जो रियलिस्टिक खेती है, जो खेत में सभी प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल करती है, उस रियलिस्टिक खेती का उद्देश्य है कि जितना भी एग्री इनपुट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, इस सबका हम मैक्सिमम उपयोग करें, मैक्सिमम उपयोग करें। और मैक्सिमम उपयोग को करते हुए खेती को प्रॉफिटेबल बना दें, खेती को लाभदायक बना दें, खेती को लाभदायक बना दें। अंतिम उद्देश्य है कि इनका सभी का उपयोग करते हुए ठीक खेती को लाभदायक बना दें। तो कोई पूछे कि रियलिस्टिक खेती पर क्यों जोर है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब दोगे कि रियलिस्टिक खेती पर जोर इसलिए है ताकि हम खेती में जो भी निवेश होता है उस निवेश का या जो भी एग्रीकल्चर इनपुट का इस्तेमाल करते हैं उसका हम मैक्सिमम उपयोग करते हुए खेती को क्या बना दें? खेती को हम लाभदायक बना दें, ठीक। खेती को हम क्या बना दें? लाभदायक बना दें। समझ में आ गई बात? खेती को हम क्या बना दें? लाभदायक बना दें। वर्तमान परिदृश्य क्या है? कुछ प्रयोग किए गए हैं गुजरात में, कुछ प्रयोग किए गए हैं गुजरात में। गुजरात के 1200 किसानों ने आपस में मिलकर के 1200 किसानों ने ग्रुप बनाया और कहा कि सब अपना अपना खेत मिला करके सब लोग एक साथ हम लोग सामुदायिक खेती करते हैं। अर्थात 1200 भाई, अब इस खेती में ड्रोन खरीदना है तो एक किसान नहीं खरीदेगा, 1200 किसान मिल गए, 4 ड्रोन खरीद लिए, क्या सबके खेत में इस्तेमाल होगा? समझ में आ गई बात? तो 1200 किसानों ने आपस में मिलकर के ग्रुप बनाया और अपने यहां रियलिस्टिक खेती की सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया। तो 1200 किसानों ने कपास की खेती में, ठीक, कपास की खेती में यथार्थवादी खेती को अपनाया। यानी 1200 किसानों ने मिल लिया, दो गांव के किसान मिल लिए और सबने कहा कि ले आओ जितनी टेक्नोलॉजी है हम सब मिलकर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, सब मिलकर पैसा लगाते हैं, सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। कुल मिलाजुला करके यह एक प्रकार का प्रायोगिक परीक्षण था। देखा ही गया, बड़ा करामाती आया, देखा ही गया कि यह जब प्रयोग इन किसानों ने किया, यानी इस कृषि को जब अपनाया, तो किसानों के नेट इनकम में बहुत तेज वृद्धि हुई। यही 1200 किसान पहले अलग अलग अपने लेवल पर खेती करके जितना एक किसान पैसा कमाता था उसके कई गुना पैसा कमाया, उसका कई गुना पैसा कमाया। और जब कई गुना पैसा कमाया इसका मतलब यह प्रयोग सफल रहा। भारत सरकार इसी प्रयोग को देखते हुए अपने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत सरकार ने ई कृषि पर काफी जोर दिया है। जैसे एग्री स्टेक हम कल पढ़ाए थे, वही तो ई कृषि है, इलेक्ट्रॉनिक कृषि। इलेक्ट्रॉनिक कृषि का मतलब नहीं है कि खेत में जुताई करके तार बल्ब और बोए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कृषि का मतलब होता है, ई कृषि का मतलब होता है, ठीक, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जितने भी साधन है सबका खेती में इस्तेमाल कर दिया जाए, ठीक, सबका खेती में इस्तेमाल किया जाए। सभी प्रकार की किसानों को जानकारी दे दिया जाए, जैसे उर्वरकों की सही खुराक की जानकारी दी जाए, बेहतर बीजों की जानकारी दी जाए, बेहतर फसलों की जानकारी दी जाए। डिजिटल इंडिया के तहत दिया जा रहा है। भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत आप जाओगे तो कृषि और कल्याण मंत्रालय अपने वेबसाइट पर किस फसल में कौन सी खाद डालनी चाहिए इसकी जानकारी दे रहा है, कौन कौन से किस फसल के बीज उपलब्ध है इसकी जानकारी दिया जा रहा है, अरहर के सीजन में कौन नया सा फसल है, मटर की कौन नई फसल है, आलू की कौन नई फसल है, सबकी जानकारी दी जा रही है, ठीक। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो अभी इस पर काम किया जा रहा है और देखा गया है कि इसमें भविष्य है। तो कुल मिलाजुला करके बात वही, क्या है रियलिस्टिक खेती? तो सभी खेती में सभी प्रकार के आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग यथार्थवादी खेती कहलाता है। या यूं कहिए खेती में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम, रोबोट्स, सेंसर, ड्रोन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, इन सब का इस्तेमाल क्या कहलाता है? ठीक, यथार्थवादी खेती कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी शामिल है, यह तीसरी कृषि क्रांतियों का हिस्सा है। उद्देश्य है एग्रीकल्चर इनपुट का अधिकतम प्रयोग करके कृषि से होने वाले प्रॉफिट को बढ़ा देना। क्या हो रहा है? वर्तमान सिचुएशन क्या कह रहा है? वर्तमान में गुजरात के 1200 किसानों पर प्रयोग किया गया, नेट इनकम में वृद्धि हुई। नेट इनकम मतलब शुद्ध बचत, खेती से शुद्ध बचत में वृद्धि हुई। भारत सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ठीक ई कृषि पर काफी जोर देना शुरू किया है और रियलिस्टिक इंफॉर्मेशन को बढ़ावा देना शुरू किया है। हो गई बात? हो गई बात? बताओ आप लोग। हो गया ना?
आ गया, बताया जाए। अनु, ममता, पूजा सब बताओ। अनु श्रीवास्तव बहुत कम आती है। रेहान, चुनमुन कहाँ गए? चुनमुन और सब कहाँ गए भाई? चुनमुन था, चुलबुल था, कुंडीर था, कहाँ से भाग गए? धर्मा तिवारी तो दिखते ही रहते हैं, आदित्य तो दिखते ही रहता है, तनिष्क भी दिखता है। ये कहाँ बच्चे सब कहाँ भाग गए? बच्चा पार्टी कहाँ भाग गए? राहिल, एंटिक, एंटिक का असली नाम बहुत जबरदस्त है। आशीष, हाँ आ गया। चलो हो गई बात। अब थोड़ी बात करते हैं ड्रोन पर। ये आया है किसान ड्रोन, एक आया है किसान ड्रोन। इसको मोदी जी खुद उड़ाए थे। और देखो, आप कहते हैं ना कि किसी को करंट से कैसे अपडेट किया जाता है। हम हर चैप्टर को अपडेट करके लाते हैं, ठीक ना? अपडेट का मतलब ही नहीं होता है कि यूट्यूब पर जितना करंट है वो सब, हर चैप्टर में क्या अपडेट करना है वो हमें पता रहता है, ठीक। और हम पीछे वाला नहीं पढ़ाते हैं, आपका पीवाई क्यों नहीं पढ़ाते हैं कि पीछे 10 साल का पेपर देख लिए उसी के हिसाब से पढ़ा दिया, आप लोग बहुत खुश है। हम आगे वाली चीजें पढ़ाते हैं। इकोनॉमी आगे की होती है, पीछे की नहीं होती है। आधार समझ गया? विशाल कहाँ गया? ठीक, डोरेमन आ गया। चिन्मन, अच्छा टीना करे आप हमें बोलेंगे ना, बिटिया कहाँ बोलेंगे? रोहित, रोहित है, रोहिता से सब सुस्त पड़ जाते हैं ना। मोहम्मद कैश है भी सुस्त पड़ जाता है। कहाँ रहते हो मोहम्मद कैश? राहिल आ गया, चलो। अशोक आ गया, राधे राधे कहते। देखो, पूनम है, दीक्षा है, सब तो रहती है, लड़के भाग जाते हैं कहाँ? अच्छा चुनमुन बुरा मान गया, चलो बुरा मत मान चुनमुन। अच्छा हमने कहा कि चुनमुन मर कहा बैल है तो बुरा मान गया। चलो भाई तुम अच्छे वाले बैल हो, चलो अब तो नहीं बुरा मानोगे, ठीक। अब चुनमुन को कोई मरखा बैल नहीं कहेगा, अच्छा वाला है, ठीक। चुनमुन बुरा नहीं मानता, मेरा बहुत प्यारा बच्चा है भाई। चलो आ जाओ, सब कह रहे बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा आज किसका बर्थडे है भाई? तनिष्का का किसका बर्थडे है? ठीक है। अच्छा देखो ये चिढ़ा रहा है, मेरे कहने का मतलब हुआ कि सब पकड़ लेते हैं। देखो श्रुति कह रही है कि इसका मतलब सब बैल ही है। ना ना ठीक, नान बाबू क्या कह रहा है? हम भी बहुत अच्छे बैल है। ऐसा तो नहीं, चुनमुन मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं। राहिल ठीक, बर्थडे किसका है पहले बताओ भाई? जिसका बर्थडे हुआ है मेरे पास उसको शॉपिंग करवाऊंगा। बर्थडे किसका है? श्वेता करिए, मेरा बर्थडे है। अच्छा ठीक है, श्वेता, श्वेता का बर्थडे है या तनिष्का का बर्थडे है? जिसका बर्थडे हो, अगर वो दिल्ली में आसपास रहता हो तो कल मुझसे मिले, बर्थडे गिफ्ट में मैं शॉपिंग करवाता हूँ अपने बच्चों की। समझ गए? विनोद मीना, अच्छा तनिष्का का बर्थडे है। अच्छा ठीक है, तनिष्क को हैप्पी बर्थडे। तनिष्क तो दिल्ली में है, अगर दिल्ली में हो तो कल मुझसे मिले, कल तुझे पार्टी भी दूंगा, तुझे शॉपिंग भी करवाऊंगा, ठीक है। तनिष्का है, तू लोग चुनमुन के पीछे क्यों पड़ गया? इतना प्यारा बच्चा है हमारा, चुनमुन के लिए हमने स्पेशली गिफ्ट खरीद के रखा हुआ है। चुनमुन तू डर, तो ये लोग परेशान करेंगे तुझे। सब उसके पीछे पड़ गए हैं। ना ना चुनमुन हमारा शेर है एकदम ना। तो तनिष्क को हैप्पी बर्थडे। अच्छा सौरभ कह रहा है सर आप लड़कियों का पक्ष ज्यादा लेते हैं, तो लड़कियां बेटियां हैं हमारी, एक पिता बेटियों से ज्यादा प्यार करता है बेटों की तुलना में, समझ रहा है सौरभ? लेकिन ये गुस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बच्चों से भी उतना प्यार करता हूं जितना बच्चियों से करता हूं, ठीक। समझ में है ना बात? तो अच्छा आप लोगों का बर्थडे गिफ्ट उधार रहेगा, जब भी मैं आपसे मिलूं अपना बर्थडे गिफ्ट ले लीजिए कीजिए, ठीक। अरे देखो सौरभ गुस्साया हुआ है, कह रहा है कि बच्चियों से ज्यादा प्यार करते हैं। राहिल कह रहा है हम क्या करें? तो तेरा जब बर्थडे आएगा तेरी शॉपिंग होगी। आदित्य कह रहा भेदभाव, ना 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 ना, ठीक ना, ठीक। तो तुम लोगों का शॉपिंग उधार है, ठीक। अनुश्रुति करे सर ये पापा का परा है। सौरभ ना, हाँ नहीं नहीं पापा का परा नहीं है, ये कौन बोला था? मम्मी का मगरमच्छ, ये मगरमच्छ है। चलो ठीक है, आ जाओ, आ जा सौरभ, सौरभ तू आ जा। इस बर्थडे सौरभ के बर्थडे पर खूब बढ़िया शॉपिंग में करवाऊंगा सौरभ को, जो जो पसंद होगा सब खरीदूंगा, ठीक है सौरभ, ठीक। अंशु का भी बर्थडे है, तो आसपास हो तो आ जाओ, तो आ जा पढ़ लो। तो किसान ड्रोन देखो, ये है किसान ड्रोन, तू लोग बदमाशी बहुत करता है, ये है किसान ड्रोन। देखो ये ड्रोन दिख रहा है ना, यही है। अब देखो इस किसान ड्रोन से क्या फायदा होता है? देखो एक कोनिया में किसान बैठा हुआ है, खेत के मेड़ पर जाकर के बैठ गए, ऐसा ड्रोन ले लिया। अब देखो इस ड्रोन में ये गैलन है, ठीक। इस गैलन में नैनो यूरिया भर दी गई है, नैनो डीएपी भर दी गई है। अब इस ड्रोन से फायदा देखो, बैठ गया किसान किनारे पर, खेत के मेड़ पर पगड़ी बांध के बैठ गया है, ये ड्रोन दवा छिड़क रहा है। ये देखो ये ड्रोन दवा, यहाँ देखो गैलन बांधा है, ड्रोन दवा छिड़क रहा है, ये ड्रोन दवा छिड़क रहा है, ठीक। समझ गए? समझना खुशबू, समझो बेटा, सारे लोग समझे, बर्थडे बॉय सारे समझे, ठीक ठीक। तो फिर गए शॉपिंग करने में। अरे पढ़ ले, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, जब तुम लोग कहोगे मैं शॉपिंग करवा दूंगा, पढ़ तो लो जो, ठीक। इधर आ, देख रहा किसान ड्रोन, तो यही किनारे बैठ जाओ, ऐसे ड्रोन हाथ में ले लो, ऐसे डू 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 करते रहो। देखो ये सब छिड़क रहा है, दवा छिड़क रहा है ना, इसी छिड़क रहा है नहीं छिड़क रहा है, ठीक। देखो ये गधावा हर्षवा हमको ही हैप्पी बर्थडे बोलने लगा, अरे हमको तो बख्श दे, यही है किसान ड्रोन। फायदा इसका क्या है? देखो फायदा इसका क्या है? फायदा है कि जो हम कीटनाशक, हम जो फर्टिलाइजर छिड़कते हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, उतनी जरूरत नहीं है। जब उतनी जरूरत नहीं है तो लागत भी बढ़ जाती है और मिट्टी भी बंजर होती है, साथ साथ हम बेहतर छिड़क नहीं पाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, छोटा सा गैलन में, समझ लो श्वेता बिटिया, ध्यान से सुनो, सबका चॉकलेट उधार मैं दूंगा,
सबका उधारी चुकाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले पढ़ लो, गाइडलाइन में नैनो यूरिया नैनो डीएपी भर दिए, कोई कीटनाशक भर दिए, कोने पर बैठ गए हैं, ऐसा कर दिए। देखो इसे ड्रोन उड़ रहा है, सारा कीटनाशक का क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। सारा फर्टिलाइजर का क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया। तो बढ़िया है कि नहीं है, है कि नहीं है। साथ साथ एक और बड़ी मजेदार चीज है, एक और इस पर काम है। तालाब से मछली पकड़िए, झींगा पकड़िए, इसी में बॉटल को रख दीजिए, ये ड्रोन ले जाकर के मार्केट में उतार आएगा। सब्जियां जितनी ढुलाई में टाइम लगती है उससे जल्दी ड्रोन मार्केट में उतार आएगा। समझ में आ गई बात? इसी को कहा गया है किसान ड्रोन। तो आइए इसके बारे में बताते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो बजट 2022-23, बजट 2022-23 यानी पिछले साल का बजट, ये वाला तो चुनावी बजट है, इसके पिछले साल का बजट। बजट देखो एकदम 1.5 साल पहले की बात है। बजट 2022-23 में सरकार द्वारा घोषणा की गई कि वह किसानों को फसलों का आकलन करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने के लिए, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन का विकास करेगी। ठीक, यह फसलों का आकलन भी होगा। बाढ़ आई, कितनी फसल खराब हुई, ड्रोन फोटो खींच करके ला देगा, मुआवजा दिया जाएगा। सुखाया, कोई फसल में दिक्कत हुई, मुआवजा दिया जाएगा। अगर लगता है फसलों में कोई बीमारी फैल गई तो पूरे एरिया में ड्रोन घूम करके उसका बीमारी पता लगा लेगा। फसलों पर कीटों का हमला ज्यादा हो गया है तो उन कीटों का पता लगा लेगा। कभी कभी टिड्डियों के हमले बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो 10-20 को ड्रोन लगा देंगे, पूरा दवा छिड़क देगा, टिड्डी लोग खाएगा, मर जाएगा। ठीक, साथ साथ भूमि रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण बहुत जरूरी हो गया है। हमारा ग्रामीण समाज, कहना ना चाहिए, कलह का समाज बन गया है, आपसी हिंसा का समाज बन गया। और जो ग्रामीण समाज में, ध्यान से समझना, ठीक समझना, ग्रामीण से गौर से देखो, आप में से जो लोग गांव से हैं, श्वेता, अंशु, राय, सब ध्यान से देखो बेटा लोग, जरा गांव में अपने आसपास देखो तो याद रखना, किताबें, हमारी निजी शिक्षा और पढ़ाई हमारी निजी जिंदगी से दूर नहीं होती है। एक लिख रहा है कि सर शादी के टाइम पर जो जयमाला लेके जाता है उसको क्या कहते हैं? मतलब कोहू काहे मगन, कोहू काहे मगन, इस शादी में परेशान है भैया, उसको दूल्हा दुल्हन ड्रोन बोलते हैं। ठीक, उसको दूल्हा दुल्हन ड्रोन बोलते ही। देखो मैं पढ़ा रहा हूं किसान ड्रोन, अरे परीक्षा में आएगा, ये ड्रोन पढ़ लेगा तभी शादी वाला ड्रोन जयमाला लेके आएगा। ठीक ये सही है। ठीक, एक थे, अभी समझाता हूं, एक बात आ गई, एक विद्यापति जी थे। एक हंसा दे, तू लोग पढ़ाने में दे, इसीलिए ना मुझसे लोग पूछते हैं कि आप क्लास, सब लोग क्लास से निकलते हैं थके होते हैं, आप खुश होते हैं। मैंने कहा हमारा बच्चा सब ऐसा है, एक से एक है, एक से एक है। ठीक, तो विद्यापति जी एक बार कृष्ण के बारे में लिख रहे थे। तो लिखते लिखते उन्होंने ले गया, कृष्ण की तारीफ करते जब थक गए तो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी, तो ही सदिश बस तो ही माधव। उन्होंने लिखा, कृष्ण सुनना, तो ही सदिश बस तो ही माधव, मतलब है कृष्ण तुम्हारे जैसा तुम ही हो, मेरे अलंकार खत्म हो गए, समस्त क्षमता लगा लिया, तुम्हारे गुणों का मैं बखान नहीं कर पाया, वैसे तुम लोग मतलब सब क्षमता लगा लो, एक से एक कलाकार निकलते हैं। यहां मैं पढ़ा रहा हूं किसान ड्रोन, कह शादी में जयमाला लेके आता, उसे दूल्हा बर वधू ड्रोन कहते हैं, मान लो। समझ में आ गई बात? तो कृष्ण के बारे में कहा गया, तो ही सदिश बस तो ही माधव, हे कृष्ण तुम्हारे जैसा सिर्फ तुम ही हो, बस यही कहके हम बात खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अलंकार, शब्द, पर्यायवाची, वाणी, विराम, इन किसी में भी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारा समस्त वर्णन कर सके। ठीक, समझ गए? ठीक, चल तो चल भाई, कौन है शादी वाला, इसकी शादी का मैं पहले व्यवस्था करता हूँ। ठीक, आज तुम्हारा शादी करा दूं, आओ तुम्हारी लड़की ढूंढता हूँ, शादी कराता हूँ, ठीक ना, और तुम्हारी शादी में 4 ड्रोन में ले आऊंगा। ठीक ठीक ठीक, समझ गया? चला जा। ठीक, अच्छा एक ड्रोन कैमरा भी होता है जो शादी में वीडियो बनाता है, सही कर रहा है, चलो चलो ठीक है, बढ़िया है। तो बजट 2022-23 में सरकार ने घोषणा की कि फसलों का आकलन करने के लिए, भूमि रिकॉर्ड को रखने का डिजिटल करने के लिए, कीटनाशकों और पोषक तत्वों का छिड़काव करने के लिए किसान ड्रोन का विकास सरकार करेगी। साथ साथ सरकार ने यह कह दिया, और पहली बार में 10,000 करोड़ रुपए दिए थे किसान ड्रोन के लिए। तो सवाल उठता है, क्या है किसान ड्रोन? यह किसान ड्रोन विश्व का सबसे छोटा स्प्रेइंग ड्रोन है, छिड़काव करने वाला ड्रोन है, विश्व का सबसे छोटा है। यह खेतों में समान मात्रा में कीटनाशकों और फर्टिलाइजर का छिड़काव करता है। इससे कठिन से कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ड्रोन और भी कई काम करेगा। कहा जा रहा है कि यह किसान ड्रोन कृषि में एक नई क्रांति लेकर आएगा, क्योंकि इसका उपयोग खेतों से, देखना ध्यान से देखना, खेतों से सीधे बाजार में सब्जियों को ले जाने में, यानी खेत से सीधे बाजार में, देखो यहां मैंने चित्र भी निकाला है, ये हमारा किसान है, ठीक, और ये देखो यहां सब्जियों की तोड़ाई हो रही है और यहीं से भर दिया गया, ये ड्रोन इन सब्जियों को लेकर के सीधे बाजार में चला जाएगा। जहां तक मुझे चित्र मिलता है मैं लगा देता हूं, देखो यहां मछली पालन हो रहा है, यहां से ड्रोन भर दिया गया है, लेकर के चले जाएगा। ठीक, और अब ध्यान से सुनो, अर्थात कुल मिला जुला करके इसका उपयोग खेतों से सीधे बाजार में सब्जियों को ले जाने में, फलों को ले जाने में, ठीक, ड्रोन से कृषि वस्तुओं की आपूर्ति सीधे बाजार में हो सकेगी। फल दे दीजिए, सब्जी ले लीजिए, मछली ले लीजिए, झींगा ले लीजिए, ठीक, इन सबकी आपूर्ति सीधे बाजार में हो जाएगी। इससे कम समय लगेगा, किसानों और मछुआरों को इससे अधिक फायदा होगा। ठीक, किससे होगा? किसानों और मछुआरों को इससे अधिक फायदा होगा।
ठीक। और इसके फायदे इसके अलावा क्या होंगे? किसान को फायदा तो होगा ही, मछुआरों को फायदा होगा। आपको आश्चर्य है, हिमाचल में सेब के बागान इतने दूर दूर स्तर पर है कि वहां से सड़कें नहीं बनाई जा सक रही है ताकि उनके सेब आसानी से मार्केट में उतार दिए जाए। बेचारों को 8 रुपया किलो 5 रुपया किलो सेब बेचना पड़ता है। अब क्या करेंगे? ड्रोन खरीदेंगे, सेब को पैकिंग करेंगे, ड्रोन में लगाएंगे, 15 मिनट में ड्रोन जाकर के मेन सड़क पर उतार देगा उनका सेब। 15 मिनट में उनका सेब संतरे जो दुर्गम जगहों से उतार देगा। नॉर्थ ईस्ट से तमाम फलों की खेती होती है, तमाम प्रकार की हॉर्टिकल्चर की खेती होती है, तमाम प्रकार के फूलों की खेती होती है, मार्केट में नहीं आएंगे तो वहां से क्या होगा? उन सब जगहों पर तुरंत मार्केट में उतार, मेन रोड पर उतार देंगे, वहां से ट्रक में भरकर के मार्केट में लेकर के चले जाएंगे। समझ में आ गई बात? हो गया? समझ रहे हो ना? ये सब बड़े फायदे हैं दुर्गम और दुरूह जगहों के लिए। ये किसान ड्रोन ठीक बहुत फायदा करेगा। साथ ही साथ इसके और कई फायदे होंगे। ठीक, जैसे किसान जहरीले रसायनों के संपर्क में नहीं आएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का छिड़काव होता है। एक कह रहा है कि कितना वजन उठा सकते हैं, तो इसके लिए ड्रोन बनाए जा रहे हैं। 40 50 किलो वजन उठा लेंगे। ठीक ना? ड्रोन का उपयोग करके फसल आकलन से फसल बीमा कंपनियों को सहायता मिलेगी। फसल बीमा कंपनी आसानी से फसल आकलन कर लेगी। सरकार भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी कर लेगी। हाँ, डिजिटलाइजेशन से याद आया, डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है। गौर से देखा जाए तो हमारा ग्रामीण समाज बहुत कला में है, बहुत आपसी लड़ाइयों में है। और इस कला और लड़ाइयों की एक बड़ी वजह भूमि की मुकदमेबाजी है। इस भूमि की मुकदमेबाजी का कारण है जो हमारी भूमि रिकॉर्ड में ठीक नहीं है। एक बार अगर भूमि रिकॉर्डों को ठीक ठाक कर लिया जाए, डिजिटल बना दिया जाए, तो इन लड़ाइयां कला रुक जाएंगी। तो डिजिटलीकरण के लिए इस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और जो डिजिटल डेटा निकलेगा उस डिजिटल डेटा का उपयोग किया जाएगा। कल एग्री स्टेप पढ़ाए थे ना, एग्री स्टेप के बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, और भारत में जब ड्रोन बाजार का विकास होगा, खेती किसानी में ड्रोन आएंगे, तो हर चौक चौराहे पर कुछ युवा कहेंगे ड्रोन बिगड़ गया, हम इसको ठीक करेंगे। कुछ युवा नया नया ड्रोन बनाएंगे, कुछ युवा ड्रोन में स्टार्टअप करेंगे, कुछ युवा कहेंगे ठीक है ड्रोन का हम बैटरी बदलेंगे, कोई चिप बदलेगा नहीं, बिगड़ा ड्रोन बनाएंगे। कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा कंप्यूटर नौकरी छीनेगा, कंप्यूटर ने नौकरी दिया। मोबाइल आया तो कहा नौकरी कम होगी, मोबाइल ने नौकरी दिया। अब देख लो हर चौराहे पर एक दो मोबाइल बनाने वाले की दुकान खुल गई है, 2 4 कंप्यूटर लैपटॉप बनाने वाले हैं। तो ड्रोन सेक्टर में एक नए किस्म का रोजगार भी खुलेगा, युवाओं के लिए नया अवसर आएगा। तो अभी सरकार क्या क्या कर रही है? तो सरकार देखो एकदम आंसर लिखने के हिसाब से हमने लिख दिया है, इसी हिसाब से लिखना है। तो अभी सरकार एक मिशन चला रही है जिसे कहा गया है ड्रोन शक्ति। सरकार का मिशन है, मिशन को नाम दिया गया है ड्रोन शक्ति। सरकार ने ड्रोन शक्ति पहल शुरू की है। पहल का नाम क्या है? ड्रोन शक्ति पहल। इस ड्रोन शक्ति पहल के माध्यम से सरकार ड्रोन सेक्टर में स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाह रही है। यानी किसको बढ़ावा दे रही है? स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। ठीक, देखो प्रधानमंत्री जी ने जब इसका उद्घाटन किया था देश के विभिन्न क्षेत्रों में, ये देखो ये है ड्रोन अपना। ठीक, तो साथ साथ ठीक नाबार्ड ने भी एक योजना का ऐलान किया है। नाबार्ड ने कहा है कि किसी क्षेत्र में जो कार्य करने वाले स्टार्टअप हैं, यदि ड्रोन सेक्टर में आना चाहते हैं तो नाबार्ड उन्हें फंड देगा। ठीक, सरकार किसान निर्माता संगठनों को, किसान निर्माता नहीं, किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक संगठनों को वित्तीय और तकनीकी रूप से मदद कर रही है। जो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन है उनको वित्तीय और तकनीकी रूप से मदद कर रही है। जो किसान उत्पादक संगठन है उनको वित्तीय और तकनीकी रूप से मदद कर रही है कि आप ड्रोन खरीद लीजिए और किसानों को ड्रोन किराए पर उपलब्ध कराइए, क्योंकि हर छोटा किसान नहीं ड्रोन खरीदेगा। तो जो कृषि उत्पादक संगठन है, सरकार उनको कह रही है कुछ पैसा आप लगाइए, कुछ हमसे लोन लीजिए, हम आपको तकनीकी भी मदद देंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, 4-6 ड्रोन खरीद लीजिए और अपने एरिया के किसानों को किराए पर दीजिए। ठीक, जय विजय कह रहा है कि गरीब किसान ड्रोन नहीं खरीद पाएगा, उसी के लिए तो है। अरे दवा छिड़कने वाली मशीन गांव में जाते हो तो चौराहे पर जो दवा बेचने वाली दुकान किराए पर देती है नहीं देती है? 200 रुपये की लीक किराए पर देती है नहीं देती है? समझ में आ गई बात? ठीक, समझ रहे हो ना? तो ये है ड्रोन शक्ति पहल। ठीक, अब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो ड्रोन शक्ति पहल समझ गए? सब लोग को बात समझ में आ गया? ठीक, किसी कोई दिक्कत? ठीक, हो गया? अब है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। एक सेकंड रुकना। तो आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक, समझ गए? चलो एक कप चाय पिलो, आ जाओ एक समझाता हूं। इधर देखो क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? ये कोई व्यापारी हो गया, कोई व्यापारी हो गया। ठीक, मान लो ये कोई व्यापारी है जो अनाज का व्यापार करता है। ठीक, या कोई कंपनी है। ठीक, कोई एग्री कृषि से जुड़ी कोई कंपनी है, कोई एक हो गए। ठीक,
एक तरफ से ये लोग रहते हैं, एक तरफ से क्या रहते हैं, ये लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है कि मान लीजिए ये ढेर सारे किसानों का समूह है, किसी गांव के, किसी एरिया के, किसी तहसील के ढेर सारे किसान हैं। ये क्या है, ढेर सारे किसान हैं, किसान का समूह। ठीक, क्या है, ये फार्मर ग्रुप है, ये कृषक समूह है, ये किसान समूह है। अब इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, एक बड़ा गांव है तो एक ही गांव के हो सकते हैं, 10-5 गांव के हो सकते हैं, ब्लॉक के हो सकते हैं, ये किसान समूह। समझ में आ गई बात? ठीक, ये क्या है, किसान समूह। ये दो पार्टी होती है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दोनों के बीच क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। इन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है। ठीक, क्या समझौता होता है भाई, समझना, यानी एक तरफ से किसान रहेंगे, एक तरफ से ये कंपनियां रहेंगी। ठीक, इनमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 मुद्दे होते हैं। पहला, ठीक, कंपनी और किसान में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कौन सी फसल उगाएंगे। ठीक, फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा कि कौन सी फसल उगाएंगे। मान लीजिए कंपनी सभी किसानों से कह रही है कि आप सभी लोग गेहूं उगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। या कहा जा रहा है किसान का, आप सभी लोग आलू उगाएंगे, या सभी लोग मिर्च उगाएंगे, सभी लोग धान उगाएंगे, सभी लोग केला उगाएंगे, सभी लोग सब्जियां उगाएंगे। तो एक फसल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हम ये फसल उगाएंगे। उसके बाद दूसरा हो जाता है फसल। ठीक, इन दोनों में एक समझौता हो गया, चलो ये फसल उगाई जाएगी। दूसरा समझौता होगा कि जब फसल उग जाएगी तो उस फसल की प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी। ठीक, पहले ही समझौता हो जाएगा कि भाई चलिए भैया ये फसल उगाएंगे, तो कंपनी तय होगा कि हम किस कीमत पर फसल खरीदेंगे, प्राइस हो जाएगी पहले से, फसल बुआई से पूर्व। ये सारा का सारा समझौता फसल की बुआई से पूर्व होता है। ये सारा का सारा समझौता, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फसल बुआई से पूर्व होता है, फसल बुआई से पूर्व होता है, फसल बुआई से पूर्व होता है, यानी खेत की बुआई से पहले होता है। ठीक, क्या होता है, खेत की बुआई से पहले होता है। तो कौन सी फसल बुआएंगे, किस कीमत पर खरीद बिक्री होगी। ठीक, ये दोनों हो जाता है। फिर ये किसान गारंटी देते हैं, ये किसान गारंटी देते हैं कि सभी उपज कंपनी को ही देंगे, सभी उपज। ठीक, सभी उपज कंपनी को ही देंगे। किसको देंगे, जिससे समझौता होगा उसी को देंगे। और साथ साथ यह कंपनी या व्यापारी गारंटी लेते हैं कि किसान की सभी उपज खरीदेंगे, किसान की सभी उपज खरीदेंगे, सभी उपज खरीदेंगे, खरीदेंगे, सभी उपज खरीदेंगे। ये समझौता पहले हो जाता है। ठीक, इस समझौता के बाद, जब इस समझौते पर जब दोनों लोग सिग्नेचर कर देते हैं, अर्थात कंपनी या व्यापारी किसान से एग्रीमेंट कर रहा है, इस कंपनी और किसान दोनों मिलकर आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कौन सी फसल की बुआई की जाएगी, बड़े से पैमाने पर फसल के बारे में एग्रीमेंट होगा। फिर कंपनी और किसान दोनों मिलकर के एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम किस कीमत पर फसल बेचेंगे, और ये सहमति कर रहे हैं कि हम किस कीमत पर खरीदेंगे, यानी एडवांस में ही प्राइस की पर सहमति हो जाती है। अगर मान लो बाजार में कीमतें बहुत बढ़ गई उस फसल की, तो भी इन्हें इसी कीमत पर इन्हें बेचना होगा। अगर कीमतें बहुत कम हो गई तो भी इन्हें पहले वाली कीमत पर ही खरीदना होगा। मान लीजिए प्याज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है, तो ढेर सारे किसानों से प्याज से संबंधित व्यापारी या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप लोग अपने खेतों में सारे लोग मिलकर के प्याज उगाइए, फसल का समझौता हो गया। फिर पहले ही लोग कह लेंगे कि चलिए भाई हम 50 रुपए किलो के हिसाब से आपकी सारी प्याज खरीद लेंगे। मैं 50 एग्जांपल देता हूं। अब 50 रुपया केजी के हिसाब से तय हो गया है। मान लीजिए मार्केट में जब फसल कट रही है, उसमें प्याज का उत्पादन कम हुआ, प्याज महंगी हो गई है, प्याज बिकने लगे 80 रुपया किलो, तो अभी किसान मुकर नहीं सकता है। इसी 50 रुपये किलो पर ही सारी प्याज इस कंपनी को बेचना होगा, सभी उपज बेचनी होगी। ये नहीं कहेंगे हम 2 बोरा बेचेंगे, 4 बोरा बेचेंगे, सभी उपज का समझौता होता है। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि 50 रुपया केजी पर दाम तय हुआ हो पहले से, और किसी भी कारण से मार्केट में इतना प्याज आ गया, प्याज बिकने लगा 8 रुपया केजी, तो भी इस कंपनी को 50 रुपया केजी के हिसाब से इनकी सभी उपज को खरीदना होगा। यानी वादे से न किसान मुकर सकता है ना कंपनी मुकर सकती है। ये सब फसल की बुआई के पहले ही समझौता हो जाता है। उसके बाद कंपनी या व्यापारी किसान को एडवांस पेमेंट कर देते हैं, एडवांस पेमेंट कर देते हैं। जो सहमति हो, 40% एडवांस पेमेंट, 50% एडवांस पेमेंट, कुछ एडवांस पेमेंट कर देते हैं। कई जगह ये कंपनियां किसान को तकनीकी भी देती हैं। ठीक, तकनीकी भी देती हैं, बेहतर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएंगे, बेहतर कीटनाशक उपलब्ध कराएंगे, सब उपलब्ध कराएंगे। एडवांस पेमेंट किसान को मिल गया, अब किसान खेती शुरू करेगा। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। ठीक, बच्चा पार्टी समझ गया, समझ गया? यह एक फसल पूर्व समझौता है, प्री हार्वेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है। बताओ लोग। ठीक, अब अगर फसल खराब हो जाए, बहुत बढ़िया सुमित, आते ही छक्का मारा। अगर फसल खराब हो गया तो किसान को जो एडवांस पेमेंट मिला है वह वापस नहीं करेगा, या कंपनी का रिस्क है। ठीक, तो क्या होता है कि ऐसे में व्यवस्था क्या लाती है सरकार, सारी फसल का बीमा करवा देती है। कंपनी भी अपने रिस्क से निपटने के लिए सारी फसल का बीमा करवा देती है। ठीक, एकदम हो गया ना, बताओ, हो गया, समझ में आ गया? कोशिश करें, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया, बहुत खराब है, कोई बात नहीं,
एक रिजल्ट कोई आखिरी रिजल्ट होता है? बताओ तनिष्क, बताओ गौरव। यानी अगर हम कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक फसल की बुआई के पूर्व, या इसे सीधे कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें किसान के समूह, यही बोला दो, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है, याद करो मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें किसान या किसानों के समूह तथा किसी व्यापारी या कंपनी के बीच फसल से संबंधित समझौता होता है। समझौता यह होता है कि किसान कौन सी फसल की बुआई करेगा, समझौते में यह तय होता है कि किस कीमत पर किसान बेचेगा और कंपनी खरीदेगी, समझौते में यह भी होता है कि उसी कीमत पर किसान को अपनी सभी उपज बेचनी होगी, उसी कीमत पर व्यापारी को सभी उपज खरीदनी होगी। कई जगह ये कंपनी और एग्री या व्यापारी किसान को तकनीकी सुविधाएं भी मुहैया कराते हैं। इस समझौते के बाद कुछ हिस्सा कंपनी द्वारा एडवांस पेमेंट कर दिया जाता है, किसान खेती शुरू कर देता है। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। यह फसल की बुआई से पूर्व होने वाला एक समझौता होता है। हो गया? अगर फसल खराब हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, तो किसान को एडवांस पेमेंट वापस नहीं करना होता है। कंपनियां क्या करती हैं? बीमा करानी होती है। आ जाओ, ठीक हो गया? बताओ। ठीक, इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो आ जाइए, क्या है तो आइए देखते हैं क्या है भैया। तो भाई कोई एग्रो प्रोसेसिंग कंपनीज, कोई निर्यातक, कोई व्यापारी जो कृषि उत्पादों का व्यापार करते हैं तथा किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शामिल होते हैं। किसान और व्यापारियों या कंपनियों के बीच एक समझौता होता है कि जो फसल बुआई के पहले होता है। कब होता है? फसल बुआई के पहले होता है। समझौते में कृषि मूल्य पर सहमति बनती है। साथ ही यह भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसी मूल्य पर कंपनियां किसान की समस्त उपज को खरीदेंगी तथा किसान भी अपनी समस्त उपज कंपनी को ही बेचेंगे। यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक, यही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसी को हमने समझाया था। अब अगली बात, किसान उत्पादन के लिए प्रतिबद्धता जताता है और व्यापारी खरीदारी के लिए, अर्थात किसान सभी उपज बेचेगा, व्यापारी सभी उपज खरीदेगा। व्यापारी या कंपनियां कुछ पेमेंट एडवांस में देती हैं ताकि किसान खेती में निवेश कर सके। कई जगह इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि में तकनीकी सलाह, मशीन इत्यादि पर भी कंपनियों द्वारा किसानों को निवेश दिया जाता है। ठीक, समझ गए? हो गया? हो गई बात? किसी कोई दिक्कत? हो गया ना? देखो, ये कंपनी है, किसान के पॉकेट में एडवांस पैसा डाल दिया, किसान खेत की ओर चल गया। ठीक, इसके लाभ क्या क्या होते हैं? इसके लाभ क्या है? लाभ बहुत है। समझ में आ गई बात? जय विजय, आज के पहले तू, अब कल तक तू राक्षस था, तुझे देवता बनाया हूं, अच्छे से पढ़ बेटवा तो देवता बना रहेगा, नहीं तो तेरा डिमोशन करके फिर तुझे राक्षस में भेज दूंगा। अभी जय विजय अच्छे से पढ़ रहा है? ठीक। गवर्नमेंट कह रहा है कि सर हमारे एरिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही एरिया में हो रहा है। जो कृषि बिल लाया था सरकार ने, जिस पर किसान वापस करवा लिए, उसमें इसको पूरे विस्तार से इस पर बात थी ताकि पूरे भारत में इसे लागू किया जाए। ठीक, किसान की फसल खराब हो जाती है, अगर प्राकृतिक कारणों से खराब होती है तो उसको एडवांस पेमेंट वापस नहीं करना पड़ता है। अपने कारणों से खराब होगी, भैया पता चला पेमेंट ले लिया, खेत में काम नहीं कर रहे हैं, तो पैसा वापस करना होता है। समझ में आ गई बात? सिद्धू सवाल पूछो। अब उपज कम हो तो कुछ नहीं, जितना उपज हो उतना ही बेचो। ठीक, समझ गए? अमन बताओ, जय विजय बता, अनु बताओ, समझ गए? विद्यासागर बता, सचिन बता, ध्यान से पढ़ो। अभी जय विजय का प्रमोशन किया हूं, देवता में आया हुआ है। जया बदमाशी करेगा तुम लोग बताना, इसका डिमोशन करके पुनः राक्षस बना दिया जाएगा। अब इसके फायदे क्या होते हैं समझ लो। बच्चा पार्टी डराओ, परेशान कर देते हैं सभी, सब 2 घंटे में। देखो, नए बाजारों का निर्माण होगा, किसान को पहले फायदा मिल जाएगा, नई तकनीकी लाएगा, नई प्रकार की फसलें आएंगी, नए बाजारों का निर्माण होगा, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, उत्पादन बेहतर होगा, आधुनिक तकनीकी का प्रसार होगा, किसान अपनी फसल को लेकर के नए मूल्य तक पहुंचेंगे। गांव का किसान जब टमाटर उगाता है तो जाड़े के सीजन में उसका टमाटर हो जाता है 8 रुपया किलो। अब किसी के, अब वो टमाटर बेचने दिल्ली तो नहीं जाएगा, टमाटर बेचने लंदन नहीं जाएगा, अपना मिर्च बेचने अफ्रीका नहीं जाएगा, अपना गाजर बेचने दूर नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मान लो कोई 10 गांव है, 5 गांव है, उस एरिया के समस्त किसानों से कोई कंपनी, आलू के क्षेत्र के किसानों से कोई कंपनी समझौता कर लेती है कि चलो भाई आप सिर्फ आलू उगाना, आप लोग सिर्फ गोभी उगाना, आप लोग सिर्फ टमाटर उगाना, आप लोग सिर्फ गाजर उगाना। ठीक, तो उस एरिया के सारे किसान एडवांस पेमेंट मिलेगा, गोभी उगा रहे हैं, टमाटर उगा रहे हैं, गाजर उगा रहे हैं। अब उनको बाजार नहीं ढूंढना है, उनको टेंशन नहीं है, पता नहीं 2 रुपया किलो बिकेगा, 4 रुपया किलो बिकेगा गेहूं। पहले से ही रेट पर सहमति हो है, जितना उगाएंगे सब अच्छे मूल्य पर बिकना ही है। जो अच्छे मूल्य पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोनों बैठ के आपस में बातचीत किए थे। ठीक, समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? ठीक, समझ गए बात? सारे लोग समझ गए? रांसी, राइल बताओ। हाँ, राइल बहुत बढ़िया कर रहा है। मक्के की खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है ना, कल हमने जो बात कही थी,
खेत का राजा जब बाजार में जाता है वो बेबस हो जाता है। दिक्कत इस बात की नहीं है हमारे देश में कि किसानों ने उत्पादन नहीं किया, दिक्कत इस बात की नहीं है कि किसान ने खेत में श्रम नहीं किया, दिक्कत इस बात की है कि किसान बाजार में गया, वो बाजार में मजबूती से खड़ा नहीं हो पाया, अर्थात बाजार की परिस्थितियां उसके हिसाब से नहीं थी, उसे अपनी उपज का, उसे अपने श्रम का, उसे अपने निवेश का उचित मूल्य नहीं मिल पाया। गेहूं उगाने वाला गरीब है, गोभी उगाने वाला गरीब है, आलू उगाने वाला गरीब है, फल उगाने वाला गरीब है, सब्जियां उगाने वाला गरीब है, लेकिन इनका व्यापार करने वाला अमीर है। किसान, भारत की खेती की जो मूल समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या है कि हम ऐसे बाजारों का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं जिसमें किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य। इसलिए कल हमने एक बात सुनाया था ना, एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? इस देश की संसद कौन है? पूरी की पूरी एग्रीकल्चर, पूरी की पूरी इकोनॉमी में हमें वो सिस्टम बनाना होगा, हमें अर्थव्यवस्था का वो मॉडल लाना होगा, हमें खेती में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। जब तक हम खेती और किसानी में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आएंगे तब तक हमारा किसान बाजारों में कमजोर ही रहेगा, बेबस ही खड़ा रहेगा, घाटे का सौदा करता रहेगा, खेती छोड़ता रहेगा, शहरों में मजदूर बनकर के जाता रहेगा। किसान के हाथ खेत में मजबूत हैं तो बाजार में कमजोर क्यों है? किसान के हाथ को बाजार में मजबूत करना होगा, और यदि हमने किसानों के हाथ बाजारों में मजबूत नहीं किए तो तपस्वियों का तप बेकार चला जाए। समझ में आ रही बात? इसलिए सारी व्यवस्थाएं लानी होगी। खेती को घाटे में रख करके जीवन, समाज और राष्ट्र की किसी भी पक्ष को फायदे में ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि खेती सिर्फ रोटी और कपड़े का उत्पादन नहीं है, खेती सभ्यताओं का पालना है। गौर से देखिएगा तो रंगमंच से लेकर के राजनीति के मंच तक सब कुछ इसलिए चलता है क्योंकि खेती चलती है। ठीक समझना, क्योंकि खेती चल रही है। ठीक समझ में आ गई बात? तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक उम्मीद की किरण लेकर के आ रही है कि हमारा किसान नए मूल्य तक पहुंचेगा, जोखिम का साझाकरण होगा। अर्थात किसान ने खेत में खेती कर दी, निवेश कर दिया, श्रम लगा दिया, लेकिन भगवान भरोसे बैठा हुआ है, बारिश होगी कि नहीं, सूखा पड़ ना जाए, यानी खेती बहुत जोखिम का सौदा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाएंगे तो जोखिम कम होगा, कुछ जोखिम कंपनियों पर जाएगा, कुछ जोखिम किसान पर जाएगा। हमारी सरकारों को एमएसपी पर बहुत अधिक खरीद करनी पड़ती है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही किसान को मूल्य मिलने लगेंगे तो सरकारी खरीद की आवश्यकता और अपव्यय में कमी होगी। ठीक, सरकारी जो खरीद सब्सिडी है इसका बोझ बहुत कम होगा, खेती में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी, किसानों द्वारा फसल चयन पर बाजार का ध्यान आकर्षित होगा। ठीक समझ में आ गई बात? ठीक समझ गए? कोई दिक्कत? ये सब इसके फायदे हैं। किसानों के लिए एक विश्वसनीय आय सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक, ग्रामीण समुदाय में लाभकारी रोजगार उत्पन्न होंगे, विशेष रूप से जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए। मौसमी बेरोजगारी में कमी आएगी, गांव से शहरी क्षेत्र में प्रवासन में कमी आएगी। छोटे छोटे किसान जो प्रौद्योगिकी, ऋण विपणन चैनल और सूचना तक ठीक इस माध्यम से पहुंच सकते हैं। छोटे किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगे तो भी आधुनिक तकनीकी तक पहुंचेंगे, वो भी ऋण विपणन चैनल तक पहुंचेंगे, यानी जो लोन इत्यादि मिल रहा है वहां तक पहुंचेंगे, इनके पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचेंगी, नए बाजार खुलेंगे। ठीक, कृषि की उच्च उत्पादकता और बेहतर गुणवत्ता बढ़ेगी। खाद्य प्रसंस्करण जितने उद्योग हैं उनकी सही समय पर कम लागत पर गुणवत्ता युक्त कृषि उपज की आपूर्ति हो जाएगी। ये सब इसके फायदे हैं, ये सारे के सारे इसके फायदे हैं। तो नुकसान क्या है? तो इसमें समस्या है, कुछ समस्याएं भी हैं। ठीक, इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। आप कहोगे क्या क्या समस्या है गुरुजी? तो बताता हूं, कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं हैं कि जितनी इसकी समस्याएं क्या है, तो समस्याएं बताता हूं। समस्याएं ये हैं कि जितने भी फर्म हैं, सभी फर्म अर्थात सभी कंपनियां अधिकतम लाभ चाहती हैं और अधिकतम लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन चाहती हैं, और इसलिए वे छोटे किसानों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि बड़े बड़े किसान ही कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग को बढ़ावा मिलता है। तो आप लोग कहोगे कि मोनोक्रॉपिंग क्या है? दरअसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़े बड़े एरिया की जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती है तो एक ही फसल की बार बार बुआई होती है, और जब एक ही फसल की बार बार बुआई होती है तो उस फसल पर लगने वाले जो कीड़े हैं वह ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, और एक समय इतना मजबूत हो जाते हैं कि 2-4 बाद कोई नई फसल भी लगाई जाती है तो उसे पूरा खा जाते हैं, सफाचट कर जाते हैं। इसी को मोनोकल्चर कहते हैं। तो मोनोकल्चर और मोनोक्रॉपिंग की समस्याएं आती हैं। ठीक, साथ साथ ये भी है, बड़े किसानों के पक्ष में देखा गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का झुकाव है, इससे इसकी आलोचना भी होती है। छोटे किसान अपनी खराब सौदेबाजी का फायदा नहीं उठा पाते हैं, उसका फायदा कंपनियां उठा देती हैं। ये सब इसके फायदे और नुकसान है। ठीक, समझ में आ गई बात? प्रतिज्ञा ने बहुत बढ़िया बात लिखी, क्रॉप रोटेशन इज बेस्ट। ये सब इसके फायदे और नुकसान है। प्रतिज्ञा आज पहली बार मुझे दिख रही है, वेलकम है बिटिया का। राहिल समझ गया? ये पुंडीर कहां गया? सब गए कहां? ठीक, चौहान जी, डिप्टी एसपी चौहान जी। ठीक, टीना, श्रुति समझ गए बेटा लोग? अनु बोल, समझ गई? डोरेमन, नेहा, उमंग सब लोग समझ गए? निशा बहुत दिन बाद दिख रहे। अच्छा, हर्ष चिल्ला रहा आई एम हियर।
ठीक? जयस जयस कह रहा हम यही है, आप देख नहीं रहे हैं। हाँ हम कहाँ देखते हैं, हमको कहाँ दिखता है? तुम लोग कमेंट बॉक्स में शादी विवाह कर रहे हो, हमको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, मेरी एक नजर हमेशा तुम लोगों पर रहती है, सबका देख रहा हूँ। यही है, तुम लोग समझ रहे, मैं देख नहीं रहा हूँ, सबका देख रहा हूँ क्या क्या खुरापात चल रहा है। सुल्तान मैं अपरा रहा हूँ, और इधर सब शादी विवाह कर रहे हैं, बताओ। और कौन कौन कर रहा है उसका भी दिमाग है, को पिटाई होती है सबकी। ठीक है, चलो। विशाल कह रहा है कि सर मजा नहीं आ रहा है। क्लास चल रही है बेटवा, तो कॉमेडी शो चल रहा है कि मजा आना चाहिए। वो क्लास में इकोनॉमी पढ़ रहे हो, क्लास में इकोनॉमी पढ़ रहे हो, कह रहा है मजा आ रहा है, कॉमेडी शो चल रहा है। ठीक, निधि पकड़ तो विशाल को, आज इसका कान नोचते हैं। अच्छा नाम बताना तुम लोग, कौन कौन नाम जो आज शादी विवाह कर रहा था, कल बताना तो। ठीक, आजा। ठीक, अभी क्लास के बाद नाम बताना तो, लिख करके कौन कौन था। तो समस्याएं मोनोक्रॉपिंग, चलो ये तो हो गया। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। ठीक, तो अब जो सबसे नया काम हुआ है, पुराना काम छोड़ देते हैं, सब हट गया है। ठीक, जो नया काम हुआ है वो ये हुआ है, नीति आयोग ने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 बना करके दिया है। और जो किसी बिल आया था उसमें 3 बिल थे, उसमें एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही है, तो वो नहीं पास हुआ, सरकार ने वापस ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक, तो नीति आयोग का जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2018 है, उस 2018 में नीति आयोग ने सरकार को एक मॉडल कानून बना करके दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना करके दिया। क्या दिया? एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना करके दिया। इसे मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट इसलिए कहते हैं, नीति आयोग ने सरकार को दे दिया, सरकार से कहा आप इसे चाहिए तो पार्लियामेंट में पास कर लीजिए, और चाहिए तो राज्यों से पास करवा लीजिए। ये एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, राज्यों से कहिए कि इसी को पास कर ले। तो नीति आयोग जब भी कोई एक्ट बना के सरकार को देता है तो उसे मॉडल एक्ट इसलिए कहते हैं, उसके नाम के आगे मॉडल इसलिए लगा देते हैं क्योंकि नीति आयोग कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है। नीति आयोग सिर्फ एक एक्ट बना करके दे देती है सरकार को, देखिए एक मॉडल है, आप चाहिए तो इस मॉडल को पास कर दीजिए, या राज्यों से कह दीजिए इसी मॉडल का कानून बना ले। ठीक, समझना। आदित्य कुमार समझ रहा है, तो बहुत शांति से पढ़ता है। लास्ट में बताना तो आज कौन कौन शादी कर रहा था, ब्लॉक नहीं है। ठीक, समझ में आ गई बात, आना। तो नीति आयोग का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, नीति आयोग ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बना करके सरकार को दिया, कहा इस एक्ट को लागू कीजिए। ठीक, इस एक्ट को लागू कीजिए, ये एक्ट बढ़िया है। तो नीति आयोग का मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाने का सबसे नया एक्ट है। इस नीति आयोग के मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में एक बात कही गई है, सीधे कह दिया गया है। इस एक्ट में जो पहली लाइन लिखी गई है वो यही लाइन लिखी गई है, इस एक्ट कहता है कि किसान को हम कमजोर वर्ग मान रहे हैं, यानी इस एक्ट में किसान को कमजोर वर्ग मानते हुए उनके हितों की रक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक, इस एक्ट में किसान को कमजोर वर्ग मानते हुए किसान के हितों की रक्षा पर ठीक ठीक विशेष जोर दिया गया है। यानी इस एक्ट में कह दिया गया है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट ला रहे हैं इसमें किसान कमजोर वर्ग है, और साथ साथ ये एक्ट खुद ही कह रहा है कि देखिए इस कानून में हम किसका पक्ष लेंगे, हम किसान का पक्ष लेंगे, कंपनियों और व्यापारियों का पक्ष कम लेंगे। ठीक ठीक, समझना, समझ गया ना। तो इस एक्ट में सीधा कह रहा है ठीक किसान को कमजोर वर्ग है और हम उसका पक्ष लेंगे। साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी एक्ट के बाहर रखा गया है। अभी तुरंत कोई नहीं पूछेगा एपीएमसी एक्ट क्या है, क्योंकि दो चीज अभी पढ़ानी है, सब्सिडी और एपीएमसी। तो विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, एपीएमसी पर कल चर्चा करेंगे, देख लेते हैं। कल इस क्लास के बाद तुरंत हम शुरू करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ही इस क्लास का आखिरी होगा, कल हम चर्चा करेंगे इस पर, एपीएमसी एक्ट पर। ठीक है, तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना जानो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एपीएमसी एक्ट से बाहर रखा गया है। बाकी एपीएमसी क्या है कल बहुत विस्तार से अंग्रेजों के काल से इस चर्चा को पढ़ाएंगे। ठीक, तीसरी बात कहा गया है कि जो ब्लॉक स्तर होगा, जो खंड विकास होता है ना, ब्लॉक होता है, ठीक, जहां बीडीओ बैठते हैं, ब्लॉक प्रमुख बैठते हैं, कहा गया है कि ब्लॉक स्तर पर एक रजिस्टरिंग एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमेटी बनाई जाएगी, या जहां कमेटी नहीं होगी वहां एक ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जिसका नाम होगा रजिस्टरिंग एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग ऑफिसर। अर्थात ब्लॉक स्तर पर नीति आयोग कह रहा है राज्यों को छूट है, या तो एक कमेटी बना दे ब्लॉक स्तर पर, या एक ऑफिसर ही नियुक्त कर दे। जो कमेटी होगी उसे रजिस्टरिंग एंड एग्रीमेंट रिकॉर्डिंग कमेटी कहा जाएगा, और या जो ऑफिसर होगा उसे रजिस्टरिंग एंड ठीक रिकॉर्डिंग ऑफिसर कहा जाएगा। कहा गया है इनको नियुक्त कर दे ब्लॉक लेवल पर। उसके बाद कहा गया है ठीक कि कैसे होगा समझौता, इस पर भी नीति आयोग ने बता दिया है। नीति आयोग कह रहा है कि यह है किसानों का ग्रुप, ठीक, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी यह होगी, और यह है कोई फर्म या कंपनी, एक कॉन्ट्रैक्ट पार्टी 2 ये होगी, पार्टी 2 ये होगी। ठीक, ये दोनों लोग जाएंगे ब्लॉक स्तर पर, जो एग्रीमेंट कमेटी है या जो एग्रीमेंट रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास। इसका काम केवल मध्यस्थता करना होगा। ये सरकार का आदमी होगा, बैठ के देखेगा कि कहीं कोई गलती ये तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई गलती ये तो नहीं कर रहे हैं। और जो जो इन दोनों में सहमति होगी, जो जो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को लिखित रूप से ये रखेगा, रिटन रूप से ये रखेगा, ताकि बाद में
क्योंकि कई जगह ये देखा गया भारत में 2018 पहले काफी जगह आया कि जब कोई फसल बुआई हो गई है, पता चला आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है और ये तय हो गया है कि कंपनियां 10 रुपए किलो आलू खरीदेंगी, 15 रुपए किलो आलू खरीदेंगी, पता चला आलू की उपज अधिक हो गई और मार्केट में आलू 8 रुपया किलो बिकलेगा, तो कंपनियां क्या करती हैं, किसान से उसका आलू नहीं खरीदती हैं, भाग जाती हैं, मार्केट से खरीद लेती हैं। कई बार ऐसा हुआ, एग्रीमेंट हुआ था 15 रुपए किलो का आलू का, मैं आलू का एग्जांपल दे रहा हूं, आलू की उपज कम हुई या जैसे भी हुआ, मार्केट में आलू का दाम बढ़ गया, 20 रुपया बिक रहा है, किसानों ने कंपनियों को दिया ही नहीं, कई जगह किसानों ने दौड़ा दौड़ा के लाठी लाठी मारा भी, तो दिक्कत दोनों पार्टी में है। जब रेट कम हुआ तो ये नहीं लिए, रेट अधिक हुआ तो ये नहीं दिए, इसलिए कहा गया नहीं, सरकार ने कहा हमारा अफसर बैठेगा, उसके सामने रिटन एग्रीमेंट होगा, जो एग्रीमेंट होगा आपको भी पूरा करना, आपको भी पूरा करना। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, और एक बात और कही गई है, तो इसके सामने बैठ के दोनों लोग कर लेंगे। साथ साथ कहा गया कि यदि किसान चाहे तो अपनी तरफ से, किसान चाहे तो, ये किसान चाहे तो अपनी तरफ से किसी एनजीओ को आगे कर सकता है बातचीत करने के लिए, किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को कर सकता है बात करने के लिए, ठीक, किसी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है बातचीत करने के लिए, किसानों की तरफ से ये लोग एक पार्टी बन सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? कहा गया किसान चाहे तो ये बातें हो सकती हैं। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस कानून में कह दिया गया है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें एक शर्त है कि किसान की भूमि पर कंपनी कोई अस्थायी संरचना विकसित नहीं करेगी। कह दिया गया है कि जो भी जिस किसान से कॉन्ट्रैक्ट होगा कंपनी होगा, कंपनी किसान की भूमि पर कोई भी अस्थायी संरचना नहीं विकसित करेगी। अगर ऑफिस भी बनाएगी तो झोपड़ी का बनाना होगा, आप ईंट सीमेंट का ऑफिस नहीं बना सकते हो, और अगर किसी कंपनी ने बनाया तो संपत्ति कंपनी की नहीं, किसान की मानी जाएगी। ठीक, समझना, कह दिया गया है कि नहीं कि मान लो कोई कंपनी किसान से एग्रीमेंट कर लेती है, उसका कहते थोड़ा खेतवा किनारा दे दीजिए, हम ऑफिस बना ले, ऑफिस बना लिए, बाद में ऑफिस छोड़ ही नहीं रहे, तो कह दिया गया कि साफ साफ कोई भी कंपनी किसान की भूमि पर अस्थायी संरचना नहीं विकसित करेगी, ऑफिस बना लो। ठीक, ठीक, झोपड़ी बनाओ, समझना, अभिनव समझ रहे हो, टीना समझ रही हो, कोई अस्थायी संरचना नहीं बनाना। अगर किसी ने गलती से बना दिया तो वह यह भी कहा गया है कि अगर किसी ने गलती से बना दिया तो वो किसान का हो गया। पता चला किसी ने 2-4 कमरे का ऑफिस बना दिया, उसके बाद वो गिराने जाएंगे, किसान गिराने ही नहीं देगा, वो किसान का माना जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ठीक, समझ गए? साथ ही साथ कंपनी का दावा सिर्फ फसल की उपज पर होगा, भूमि उन पर दावा नहीं होगा। यह सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंपनियां किसान का सारा जमीन ले लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, कानून में ही लिखा गया है। ठीक, पंचायत स्तर पर कृषक सुविधा समूह की स्थापना की जाएगी, जो किसानों की तरफ से बातचीत बार्गेनिंग कर सकता है, किसानों का हित ख्याल रखे। इसके अलावा इस एक्ट में कहा गया है कि हर राज्य अपने यहां एक विवाद निपटान तंत्र की व्यवस्था करे कि अगर किसान और कंपनियों के बीच कोई विवाद हो तो उसको अदालतों में न ले जाकर के अदालतों के बाहर ही सुलझा लिया जाए। ठीक, और साथ ही साथ ये सारी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, तमिलनाडु ने सबसे पहले स्वीकारा, बहुत बढ़िया काम हो रहा है इस वक्त। समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक, तो चलो 1 घंटे की और क्लास है, कल करके कल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करेंगे। ठीक ना, आज मोहब्बत वाली क्लास छोड़ देते हैं, कल करेंगे मोहब्बत वाली क्लास। ठीक, मोहब्बत वाली क्लास कल जरूर करेंगे, तो आज को यहीं छोड़ते हैं। ठीक, समझ गए? आज यहीं करते हैं। ठीक।